हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम टू ग्लैंस एकेडमी। दोस्तों, आज हम लोग करेंगे यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024 के लिए ध्येय आईएएस कोचिंग के टेस्ट सीरीज नंबर 4। इससे पहले हम लोगों ने ध्येय आईएएस के टेस्ट सीरीज नंबर 1, 2, 3 तीनों ही बहुत ही अच्छी तरीके से कंप्लीट किया है। और आपको बता देना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों की क्वेरीज आ रही थी कि क्या सर ये पुराने वाले पेपर हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप कहीं से भी इसे क्रॉस चेक कर सकते हो। ये पूरी तरीके से जो जुलाई के बाद जो अक्टूबर में एग्जाम होने की डेट आई हुई है, उसके बाद उसी हिसाब से जो तैयार किए गए फेज 2 वही पेपर हम लोग करा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि स्पष्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो सेकंड का मतलब ही है कि फेज 2 के अंतर्गत टेस्ट पेपर कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप T7 पे मत जाना, मैं कोई भी टेस्ट पेपर उठा रहा हूँ, बस क्रम से करा रहा हूँ और सारे टेस्ट पेपर फुल टेस्ट पेपर आपके हैं। और इनकी पीडीएफ वीडियो के नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल पे मिल जाती है। क्लास पोस्ट होने के बाद आप लोगों को ये मिल जाती है। अगर आप लोग इस समय लेक्चर सुन रहे हैं तो नो डाउट अब तक जो है कि टेलीग्राम पे पीडीएफ पोस्ट कर दी गई होगी। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। वीडियो पे पहली बार आए हो तो लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और यहाँ पर अच्छी तरीके से आपको मैं डिटेल समझाता हूँ, एक्सप्लेनेशन देता हूँ, ताकि एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपके अच्छी तरीके से कवर हो जाए, रटना ना पड़े, अंडरस्टैंडिंग के साथ हम उन चीज़ों को समझ सकें। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में आपके सामने जो पहला प्रश्न दिया है, वेद दिए हुए हैं और उनके जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं उन पर प्रश्न पूछा जा रहा है। जैसे ऋग्वेद की अगर हम बात करें तो ऋग्वेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ है ऐत्रेय। अच्छा, ऐत्रेय के बाद एक और भी एक आता है जिसका नाम होता है कौशितकीय। ध्यान देना, कौशितकीय करके भी एक ग्रंथ होता है जो ब्राह्मण ग्रंथ है, ये ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ माना जाता है। यजुर्वेद की अगर हम बात करें तो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ यजुर्वेद से संबंधित है। अगर हम सामवेद की बात करें तो ये पंचविश ब्राह्मण ग्रंथ से संबंधित है। और अथर्ववेद की बात करें तो ये हमारे गोपद ब्राह्मण ग्रंथ से संबंधित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और यहां पर इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी, 3, 1, 4, 2। अगला प्रश्न है यहाँ पे हड़प्पा कालीन, जैसे यहाँ पे कह रहा है अवशेषों में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल लोथल से प्राप्त नहीं हुआ है। जैसे लोथल आपको पता है कि गुजरात में स्थित है और कहां पर, भोगवा नदी के तट पे खंभात की खाड़ी के पास स्थित है। यहां से सबसे प्रसिद्ध जो आपका प्रमाण मिला है वो है डॉकयार्ड, या जिसे हम बंदरगाह भी कहते हैं। लेकिन यहां पर फारस की मुहर भी मिली है। अब फारस की मुहर से यह प्रतीत होता है कि भाई तटीय क्षेत्रों में अगर आपको फारस की मुहर मिल रही है तो कहीं ना कहीं भारत का फारस के साथ व्यापार भी रहा होगा। और इसीलिए हम सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़ते हैं कि फारस के साथ भारत का व्यापार रहा था, व्यापारिक संबंध थे, इसीलिए यहाँ पे फारस की मुहर भी मिली है। साथ ही साथ यहाँ पे 3 युगल समाधियां भी मिली है। अर्थात ऐसा लगता है कि जब कोई पति मरा होगा उसके साथ पत्नी भी सती हो गई होगी और हो सकता है कि बच्चा भी किसी वजह से मर गया होगा, या यूं कहें कि 3 युगल समाधियों के यहाँ पे प्रमाण देखने को मिलते हैं। परंतु स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा, जिसे हम लोग उर्वरता की देवी कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता में इसे उर्वरता की देवी कहा जाता है कि स्त्री के गर्भ से एक पौधा निकल रहा है। कहने का मतलब हो गया कि मिट्टी में अगर हम जो कोई बीज बोते हैं या कोई पोषक तत्व देते हैं तो पौधा निकलता है, जिसके पौधे पर ही हमारा जीवन निर्भर होता है, क्योंकि हमें भोजन वहीं से प्राप्त होता है। इसीलिए इसको मिट्टी की उर्वरता देवी भी कहते हैं। परंतु इसकी अगर हम बात करें तो इसके प्रमाण दोस्तों हड़प्पा से मिले। कहां से मिले? हड़प्पा से। अच्छा, हड़प्पा से एक और सबसे इंपॉर्टेंट प्रमाण मिला है जो आपने कई बार पढ़ा होगा कि हड़प्पा से जो समाधान मिलता है वो R37 के नाम से एक समाधान के साक्ष्य मिले हैं। साथ ही साथ हड़प्पा की बात करें तो ये रावी नदी के तट पर है। किस नदी के तट पे? रावी नदी के तट पर, जबकि लोथल आपका भोगवा नदी के तट पर है। अब यहाँ पर हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 कहता है जैन धर्म से संबंधित निम्नलिखित किस शब्द का आशय कर्म का जीवन की ओर प्रवाह। अर्थात जो भौतिक कर्म होते हैं वो जीवन की ओर प्रवाह की ओर जाते हैं, अर्थात जीवन को आकर्षित करते हैं कि आप इन तरीके के भौतिक कर्मों को करो, लालसा में डूबे रहो, संसार की मोह माया में डूबे रहो। इसको जैन धर्म में आश्रव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आश्रव कहा जाता है। दैट्स क्लियर। अच्छा, यहाँ पे जो 4 वर्ड और दिए हुए इनको भी समझ लो। जैसे संवर की बात करेंगे, संवर का मतलब होता है कर्म का प्रवाह जीवन की ओर रुक जाना, अर्थात व्यक्ति अब यहां से मोक्ष की ओर आगे बढ़ेगा धीरे धीरे, अर्थात अब सांसारिक मोह माया से वो दूर हटना चाह रहा है पूरी तरीके से। अब किसी भी प्रकार का कर्म जो है जीवन की तरफ नहीं आएगा। बंधन की बात करते हैं तो बंधन का तो मतलब ही है कि कर्म का जीव के साथ संयुक्त होना, अर्थात जो आप इस जीवन में रह के लालसा प्राप्त करना चाहते हो, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हो, एक बढ़िया घर, बंगला, बीवी, पति सब लेना चाहते हो, ये सभी चीजें आपको संसार से मुक्त नहीं होने दे रही बल्कि संसार से जोड़ के रख रही है। इसी को बंधन कहा गया है। और निर्जरा शब्द की बात करें तो इसका मतलब होता है कि जो अवशिष्ट कर्म का जल जाना,
जैसे जब व्यक्ति अपने भौतिक सांसारिक कर्मों से मुक्त हो जाता है, संवर की अवस्था को प्राप्त कर लेता है, जब कर्म का प्रवाह रुक जाता है, तो पहले से जो जीवन में कर्म करे रहते हैं, जिनको अवशिष्ट कर्म कह देते हैं, इनको भी समाप्त करने के लिए व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति के लिए ध्यान मग्न हो जाता है, या यूं कहें कि किसी सुनसान क्षेत्र में या किसी पहाड़ी क्षेत्रों में जो है कि दैवीय उपासना में लग जाता है। तो इसी को कहा जाता है निर्जरा। तो यहाँ पे जो प्रश्न था वो था कर्म का जीवन की ओर रुक प्रवाह, इसको कहते हैं आश्रव, और इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा संवर, कि कर्म का जीवन की ओर रुक जाना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य कथन है? चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 305 ईस्वी में पराजित किया था। बिल्कुल सही बात है कि 305 ईस्वी में इसने पराजित किया था। और आपको मैं बताते चलूं कि सेल्यूकस निकेटर कौन है? यूनानी शासक है, और इसी का दूत मेगास्थनीज, जो कि इंडिका पुस्तक लिखता है, इसी मौर्य साम्राज्य में रहने आता है। क्योंकि सेल्यूकस निकेटर पराजित हो जाता है तो उसने मेगास्थनीज को भी यहाँ पर भेज दिया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त नहीं की थी। ये स्टेटमेंट पचाने लायक नहीं है, क्योंकि दक्षिण भारत में विजय प्राप्त करने के 2 तमिल ग्रंथ और एक अशोक के अभिलेख में खुद ऐसे प्रमाण मिले हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत में विजय प्राप्त की थी। अगर मैं तमिल ग्रंथों की बात करता हूं तो एक का नाम होता है अहनानूर, ठीक है, अहनानूर, और दूसरा का नाम होता है मुरनानूर, ठीक है। ये यहाँ पे तमिल ग्रंथ है। इनसे भी प्रमाण मिलता है कि दक्षिण भारत में चंद्रगुप्त मौर्य ने विजय प्राप्त की थी, और कुछ आपके अभिलेख मिलते हैं अशोक के, जिसमें ये प्रमाण मिल जाते हैं। अब अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक चोलों की द्वीपीय राजधानी तथा स्वीती कपड़ों का बहुत बड़ा केंद्र था? तो द्वीपीय राजधानी की अगर हम बात करें जो समुद्रों से घिरी हुई थी एक तरीके से, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उरैयूर। क्योंकि आपको मैं बताना चाहूंगा कि चोलों की राजधानी मुख्य रूप से उरैयूर भी थी और तंजावुर भी थी। आपने सामान्यतः क्या पढ़ा होगा? तंजावुर पढ़ा होगा, ठीक है। प्रारंभिक स्तर पे जो है कि उसकी राजधानी मतलब कि तंजावुर थी, लेकिन द्वीपीय राजधानी की बात करें तो उरैयूर थी। और उरैयूर कपास के लिए बहुत फेमस था दोस्तों। कपास की खेती यहाँ पर बहुत अच्छी क्वालिटी की होती थी, और इसी वजह से सूती वस्त्र उद्योग का भी विकास यहाँ पर हुआ। अब यहाँ पर अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना मलिक सरवर सरकी ने की थी। यह बात बिल्कुल सही है, पहला स्टेटमेंट सही है कि जौनपुर स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना मलिक सरवर ने की। और यहाँ पर पूछा जा रहा है अटाला देवी मस्जिद का निर्माण हुसैन शाह सरकी ने करवाया था। ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जौनपुर के बारे में मैंने आपको बताया कि अटाला मस्जिद भी वहीं पे, झज्जर मस्जिद भी वहीं पे, और इसको शिक्षा का प्रमुख केंद्र होने की वजह से पूर्व का सिराज भी कहा जाता है। पूर्व का सिराज का मतलब क्या है? ईरानी जो देश हैं, जो एशियाई देश हैं, जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, यहाँ पे जो सिराज शहर है वो एजुकेशन के लिए बहुत जाना माना शहर था। इसी वजह से जौनपुर की तुलना भी उसी से कर दी गई। आपको पता होना चाहिए कि शेर शाह सूरी, जिसने हुमायूं को हराया था, ठीक है, जिसने शेर का भी वध किया था, तो इसने खुद जौनपुर में रह के शिक्षा ग्रहण की थी, इसी सरकी वंश में। तो यहां पर जो पहला स्टेटमेंट तो मेरे दोस्तों सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि हुसैन शाह सरकी नहीं बल्कि इब्राहिम शाह सरकी ने इसकी स्थापना की थी। किसने की थी दोस्तों? इब्राहिम शाह सरकी ने इसकी स्थापना की थी। तो इसीलिए दूसरा स्टेटमेंट गलत है, केवल और केवल पहला ही सही हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूं कि जौनपुर की स्थापना ही किसने की थी सबसे पहले, क्योंकि जौनपुर में राजवंश की स्थापना अलग बात है, लेकिन अगर मैं बात करूं जौनपुर शासक की, मतलब जौनपुर जिले की, तो इसकी स्थापना एफएसटी अर्थात फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई थी, अपने भाई मोहम्मद बिन तुगलक की याद में। क्योंकि उसके बचपन का नाम क्या था मोहम्मद बिन तुगलक का? जौना खां। जब ये मर गया तो इसकी याद में, जौना खां की याद में, जौनपुर नगर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने कर दी थी। अगला प्रश्न होगा पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद। आपको पता है कि पंचतंत्र विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई एक कहानी है, मतलब पुस्तक है, और ये लगभग 60 से अधिक भाषाओं में कन्वर्ट की जा चुकी है, या इसका अनुवाद किया जा चुका है। ये बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है, और इसका अनुवाद फारसी में यार ए दानिश के नाम से किसने किया था? तो इसका अनुवाद मौलाना हुसैन फैज ने किया था। किसने? मौलाना हुसैन फैज ने किया था। और अगर हम बात करें पंचतंत्र की, अबुल फजल ने भी तो की थी। तो पंचतंत्र की जो अबुल फजल है, इसने अनवर, ध्यान से समझना, अनवर ए सादात के नाम से किया था। किस नाम से किया था? अनवर ए सादात के नाम से इसी पंचतंत्र का किया था, लेकिन इसका नाम अलग था। अच्छा, फैजी की बात करेंगे तो फैजी ने गणित की पुस्तक लीलावती का फारसी में अनुवाद किया था, और नल दमयंती का भी अनुवाद किया था। किसका? नल दमयंती का भी अनुवाद किया था फैजी मोहम्मद ने, मतलब फैजी ने।
अगला प्रश्न है, अकबर ने किस वर्ष मजहरनामा की घोषणा की थी? ध्यान से समझना, मजहरनामा की घोषणा तो अकबर ने 1579 ईस्वी में की थी, जब उसने दीन इलाही की स्थापना की थी। हालांकि वो तो पहले कर दी थी, इससे पहले 1575 में, कब? 1575 में इबादत खाने की स्थापना की थी। और उसमें क्या था कि सभी धर्मों के लोगों को बुला के धार्मिक वाद विवाद कराता था अकबर, और वहां से ईश्वर की प्राप्ति के लिए कुछ ना कुछ नए विचार निकालता था। लेकिन जब अकबर को लगा कि हिंदू अलग अपनी बात कर रहे हैं, बौद्ध अलग कर रहे हैं, मुस्लिम अलग कर रहे हैं, तो यहाँ पे संघर्ष की स्थिति हो रही है, तो उसने एक मजहर नाम का एक घोषणा कर दी 1579 में, और उसने कहा कि सभी धार्मिक मामले अब मेरे हाथ में हैं, यानी अंतिम निर्णय उस पर मैं ही दूंगा। तो ये अकबर ने शुरू किया 1579। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल में भू राजस्व की वह कौन सी प्रणाली थी जिसमें भूमि की पैमाइश के आधार पर उपज का निर्धारण किया जाता था? मतलब भूमि की पैमाइश कर ली जाएगी और उसके आधार पर उपज का निर्धारण कर दिया जाएगा लगान के रूप में, तो इसको कहा जाता था मसाहत। हालांकि सल्तनत काल में भूमि पैमाइश की कई पद्धतियां थी, जिसमें मुक्ताई भी था, बटाई भी था, मसाहत भी था, लेकिन मसाहत उपज का निर्धारण करने के लिए इंपॉर्टेंट थी। और इसकी स्थापना की बात करेंगे या इस पद्धति को प्रचलित किसने किया, तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया। क्योंकि यहाँ पर आप प्रश्न पढ़ रहे हो भूमि की पैमाइश से, समझ हो सकता है आपके एग्जाम में मिलान करने को आ जाए कुछ पद्धतियों के बारे में जो भूमि पैमाइश या भूमि के संबंध में है, और आपको मिलान करने को आ जाए कि किस शासक ने किसको शुरू किया। एग्जाम्पल के तौर पे मसाहत अलाउद्दीन खिलजी ने किया, आइन ए दहसाला अकबर ने किया, ये भी तो भूमि से संबंधित है। तो ये अलग अलग पद्धतियां भी पूछ ली जाती हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने बलबल को उलूग खां की उपाधि दी थी? बलबन को उलूग खां की उपाधि दी थी, तो ये नासिरुद्दीन महमूद ने दिया था। नासिरुद्दीन महमूद के शासन काल में ही बलबन रहता था, ठीक है, और बलबन के हाथ में ही पूरी शक्तियां थी। नासिरुद्दीन महमूद को ऐसा माना जाता है कि बहुत ही सिंपल यानी कि सादा जीवन, उच्च विचार वाला इनका शासक था। ये टोपी सिलकर और कुरान की आयतें लिखकर यानी उनकी कॉपी तैयार करके पैसे कमा लेता था, उसी से अपना जीवन यापन करता था। सोचिए कितना ईमानदार और कितना आइडियल शासक था, जिसको पूरा राजवंश मिला हुआ है, लेकिन फिर भी उसका मिसयूज नहीं कर रहा है। हालांकि उसका सिपह सलार जो था बलबन, वो बहुत मिसयूज कर रहा था नासिरुद्दीन महमूद के समय में, और जब नासिरुद्दीन महमूद नहीं रहते हैं तो खुद ये सत्ता को धारण कर लेता है। तो यहाँ पर बलबन को जो उलूग खां की उपाधि दी गई थी वो नासिरुद्दीन महमूद ने दी थी, और उपाधि देने के साथ साथ सेना पर नियंत्रण देते हुए एक पद भी इसे दे दिया गया था, जिस पद का नाम है नायब ए मुमलकत। ठीक है, ये पद दे दिया गया था नासिरुद्दीन महमूद के द्वारा कि अब आप सेना के ऊपर पूरा नियंत्रण रख सकते हो। तो ये 10 प्रश्न आपके हो गए, समझ में आ गए। अगला प्रश्न है 11 नंबर प्रश्न। देखिए, अलग अलग व्याख्याओं को जब आप पढ़ते रहेंगे, चीज़ों को तैयार करेंगे, तभी आपको हर एक चीज़ के बारे में नॉलेज होगी, और प्रीलिम्स में आपके वो प्रश्न जब आएंगे तो हर डायमेंशन से जो मैंने बताया है वो चीज़ें जब आपके दिमाग में क्लिक करेंगी तो गलत नहीं होंगी। निम्नलिखित ओशिनियाई देशों एवं उनकी राजधानी के युग्मों में से सही सुमेलित करो। ओशिनियाई देश किधर है? आपने देखा है ओशिनियाई देश को? ऑस्ट्रेलिया की तरफ जब आप बढ़ोगे, ऑस्ट्रेलिया से और मतलब कि राइट हैंड जाओगे, इट मीन्स कि आप पैसिफिक ओशियन की तरफ जाओगे, जहाँ पे किरिबाती देखने को मिलेगा, नूरू देखने को मिलेगा और सोलोमन देखने को मिलेंगे। तो ऐसे देश वहाँ पे देखने को मिलेंगे, जैसे वनातू हो गया, पापुआ न्यू गिनी, किरिबाती। तो इनकी राजधानी पूछ रहा है दोस्तों। देखिए, वनातू की राजधानी पोर्ट विला तो सही है, ठीक है, किरिबाती की राजधानी तरावा भी सही है, परंतु पापुआ न्यू गिनी की ये राजधानी नहीं है। पापुआ न्यू गिनी की जो राजधानी है दोस्तों, उसका नाम है पोर्ट मोर्सबी, ठीक है, पोर्ट मोर्सबी, ये इसकी राजधानी है। और मुजरो की अगर हम बात करें तो मुजरो जो है आपका, मुजरा नहीं, मुजरो, दिमाग ध्यान लगाओ, मुजरो की बात करेंगे तो मार्शल द्वीप, कल हम लोगों ने पढ़ा था टेस्ट नंबर 3 में मार्शल द्वीप के बारे में, तो मार्शल द्वीप की राजधानी मुजरो है। तो इसलिए यहाँ पर केवल और केवल 1 और 3 सही है, क्योंकि पापुआ न्यू गिनी की राजधानी गलत दी गई थी इसमें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? उत्तरी अमेरिका में कोई भी स्थल रुद्ध देश नहीं है। बिल्कुल सही बात है। आप ऊपर देखोगे कनाडा मिलेगा देखने को, कनाडा के बाद आप अमेरिका देखोगे, अमेरिका के बाद मैक्सिको देखोगे, मैक्सिको के बाद एल सल्वाडोर देखोगे, बेलिज देखोगे, ग्वाटेमाला देखोगे। ये छोटे छोटे देश भी आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन कोई ना कोई पैसिफिक ओशन के तट पे होगा या कोई ना कोई अटलांटिक ओशन के तट पे होगा। फिर उसके नीचे पनामा भी देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद आपका साउथ अमेरिका में कोलंबिया शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से पहला स्टेटमेंट सही है। और दूसरा
लिंचेस्टाइन की बात करेंगे तो यह एक लैंडलॉक्ड कंट्री है जो कि कहां पर स्थित है, जो यूरोप में स्थित है। और कहां पर स्थित है, यूरोप में स्थित है। ठीक है, ये मुख्य रूप से ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड से घिरी हुई है, ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड से घिरा होता है, इसलिए इसको लिंचेस्टाइन को लैंडलॉक्ड कंट्री भी कहा जाता है। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहां पर सही है। अगला प्रश्न है कोनराड असंबद्धता। अभी मैंने कल ही जीएस पेपर 1 का वर्ल्ड ज्योग्राफी का लेक्चर शुरू किया और उसमें मैंने कल के ही लेक्चर में बताया कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में कोनराड, मोहो, रेपेती, गुटेनबर्ग ये सभी कैसे पृथ्वी की आंतरिक संरचना को डिवीजन करती हैं, डिवाइड करती हैं, वहीं से ये प्रश्न पूछ लिया गया। तो कोनराड असंबद्धता, अच्छा तपस्या नोट्स में भी मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी कराई है आपको, अलग अलग तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूं ताकि आपको हर डायमेंशन से चीजें समझ में आ जाए। वहां भी मैंने बताई थी कि अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के मध्य में जो पार्ट मिलता है उसे ही हम कोनराड असंबद्धता कहते हैं। अपर क्रस्ट पे सामान्यतः हमारा समुद्र भी मिलता है, पर्वत, पठार, नदी, झील ये मिलते हैं, उसी पर हम रहते भी हैं, तो इसी को कहते हैं कोनराड असंबद्धता यानी कोनराड डिसकंटिन्यूटी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक टर्सरी पर्वतीकरण का परिणाम नहीं है। कहने का मतलब कि टर्सरी युग में कौन सा पर्वत नहीं बना, तो इसे हम कहेंगे अपलेशियन पर्वत। अपलेशियन पर्वत, आपको वर्ल्ड मैपिंग याद आ रही होगी, यूएसए में मैंने अपलेशियन पर्वत बताया था, वहां से बहुत सारी जो है कि नदियां फॉल बनाती हैं, जिस तरीके से ऐसा लगता है कि वाटरफॉल का एरिया है ये पूरा पूरा, और लव अयस्क भी वहां पे बहुत अच्छी क्वालिटी के मिलते हैं। इस वजह से अपलेशियन पर्वत के आसपास के क्षेत्रों में क्या है, बहुत अधिक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है और इसका विस्तार लगभग कनाडा के कुछ क्षेत्रों तक जाता है। याद आ रहा थोड़ा सा, जो कि पूर्वी अमेरिका की तरफ है, मतलब अटलांटिक महासागर के तट की तरफ है। और यहीं पर मैंने आपको बताया था कि अपलेशियन पर्वत सबसे पुराना पर्वत की श्रेणी में आता है। जैसे हमारे भारत में अरावली पर्वत है जो कि पुराने पर्वत में आते हैं और इनका निर्माण टर्सरी युग से भी बहुत पहले हो गया था, इसीलिए इस श्रेणी में ये नहीं आते हैं। अच्छा, टर्सरी युग में कौन कौन से पर्वत हैं, जितने भी नवीन मोड़दार पर्वत हैं, कौन से नवीन मोड़दार पर्वत हैं, उन सभी को हम टर्सरी युग में रखते हैं। जैसे कुनलुन हो गया, आल्प्स हो गया, एंडीज हो गया, रॉकी हो गया आपका नॉर्थ अमेरिका का, आपका हिमालय पर्वत हो गया हमारे भारत का, ये सभी पर्वत इसी के अंतर्गत आते हैं। एटलस पर्वत भी आपका इसी के अंतर्गत आएगा। तो ये सभी टर्सरी में बने हैं, यानी कि नवीन मोड़दार पर्वत। परंतु अपलेशियन पर्वत हो गया, अरावली पर्वत हो गया, ब्लॉक पर्वत हो गया, जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट, ये सभी पुराने भ्रंशित पर्वत हैं जो टर्सरी युग से पहले ही बन चुके हैं। अगला प्रश्न है माउंट किनाबालू ज्वालामुखी कहां पर अवस्थित है। ये आपके मलेशिया में स्थित है और ये बहुत बार पूछा जा चुका है। अच्छा, एक और जानकारी ले लो, अपलेशियन पर्वत जो प्राचीन पर्वत है, इसका निर्माण दोस्तों कैलिडोनियन युग में हो चुका था। कैलिडोनियन, ध्यान से समझना, कैलिडोनियन युग में ही हो चुका था इसका निर्माण। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। खार्तूम में नील नदी मिलती है, बिल्कुल सही बात है। खार्तूम जो कि सूडान की राजधानी है, जहां पे व्हाइट नील और ब्लू नील आपस में मिलकर एक नील नदी के रूप में आगे बहती हैं और मिस्र से होते हुए भूमध्य सागर में जाके मिस्र में नील नदी का डेल्टा बनता है। सिडनी की बात करेंगे तो सिडनी दोस्तों सीन नदी पे नहीं, क्योंकि सीन आपकी यूरोपीय नदी है और सिडनी आपका ऑस्ट्रेलिया का शहर है, तो सिडनी यहाँ पे गलत हो जाएगा। क्या होगा, सिडनी गलत होगा, बल्कि सीन नदी पे आपको फ्रांस की राजधानी पेरिस देखने को मिल जाएगी। हडसन नदी पे न्यूयॉर्क राजधानी मिलेगी, मतलब न्यूयॉर्क मिलेगा, और जर्मनी की राजधानी बर्लिन आपको जो मिलेगी वो स्प्री नदी पर मिल जाएगी, स्प्री नदी पर। तो इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने सुझाया था कि पृथ्वी का धुरी पर अवस्था बदलना जलवायु परिवर्तन का भी एक कारक है। अर्थात जो पृथ्वी धुरी पर अवस्था बदल रही है, बार बार चेंज हो रही है, इससे भी जलवायु परिवर्तन हो रहा है। ये स्टेटमेंट आपके मिलुटिन मिलानकोविच महोदय ने कहा था और ये सर्बिया के, कहाँ के, सर्बिया के खगोलविद हैं, इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। बेसल 3 मानक किससे संबंधित है, तो ये बैंकिंग से संबंधित है। हालांकि स्विट्जरलैंड का एक छोटा सा शहर है बेसल, जहां पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मीटिंग्स होती है कि किस प्रकार से वैश्विक वित्तीय व्यवस्था को स्थायित्व प्रदान किया जा सके, जो लगातार आपके बैंकिंग सेक्टर में घाटे हो रहे हैं एनपीए के नाम से, यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट, इसको कंट्रोल किया जाए। तो इसके लिए वैश्विक स्तर पे बेसल 3rd मानक को लागू किया गया।
जिसमें बैंकों को अपने पास 12% कैश को रिजर्व रखना पड़ेगा जो पब्लिक को नहीं देना है। जैसे सीआरआर रखते हैं, एसएलआर रखते हैं, रेपो रेट का पालन करते हैं, ठीक उसी प्रकार से बेसल मानक का पालन करना होगा और जितनी भी उनकी डेली की पूरी पैसे हैं उसका 12% अपने पास रिजर्व रखना पड़ेगा। हालांकि इस पे मैं इकोनॉमिक्स में डिटेल में बता चुका हूं। तो बेसल मानक आपके बैंकिंग से है। आईएमएफ की अगर हम बात करें दोस्तों, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये वर्ल्ड बैंक का अंग नहीं है। हालांकि वर्ल्ड बैंक में 5 ग्रुप आते हैं जिसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट आता है आईबीआरडी, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, और दूसरा एक सबसे इंपॉर्टेंट आता है आईएफसी, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। लेकिन आईएमएफ एक अलग संस्था है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा आपका। और करेंसी एंड फाइनेंस रिपोर्ट ये हमारा आरबीआई जारी करता है, ये बात सही है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा जो सही नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मानव विकास सूचकांक का नहीं है? तो भाई शिक्षा को देखा जाता है, जीवन प्रत्याशा को और प्रति व्यक्ति आय को इसमें शामिल किया जाता है एचडीआई इंडेक्स में, परंतु निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों की संख्या इसमें शामिल नहीं की जाती। बिलो पॉवर्टी वाले लाइन को इसमें एड ऑन नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न 20 नंबर को देखते हैं। यहाँ पे सूची फर्स्ट और सूची सेकंड की बात करेंगे तो जनसंख्या का महाविभाजन वर्ष जो कब हुआ था? 1921 में हुआ था। थोक मूल्य सूचकांक का जो आधार वर्ष है WPI, आपको मैंने घटना चक्र इकोनॉमिक्स में पढ़ाया और तपस्या नोट्स इकोनॉमिक्स में पढ़ाया जो कि 2011-12 है। अच्छा, यहीं पे अगर मैं आपको CPI का आधार वर्ष पूछ लूँ अर्थात कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, तो इसका CPI आपका 2012 है ओनली। सेल की बात करें, स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई? 1974 में हुई और सेबी का स्थापना वर्ष 1988 में हुआ। हालांकि 1992 में अधिनियम बना के इसको सांविधिक संस्था का दर्जा दे दिया गया। किसका? सांविधिक संस्था का। और ये कैपिटल मार्केट, किसका? कैपिटल मार्केट का रेगुलेटरीज बॉडी है अर्थात कि शेयर मार्केट की रेगुलेटरीज बॉडी है। जबकि मनी मार्केट की अगर हम बात करें, मुद्रा बाजार की, तो इसकी रेगुलेटरीज बॉडीज कौन सी है? आरबीआई होती है। तो इस आधार पे आपको मैंने सारी चीजें बता दी और थर्ड स्टेटमेंट सही होगा। अगला प्रश्न है आपका 21। यहाँ पे एक समिति के नाम दिए जा रहे हैं जो किस विभाग से संबंधित है या किस कार्यक्षेत्र से, इसका मिलान करना है। जैसे अगर आप देखोगे वांचू समिति, तो वांचू समिति आपके डायरेक्ट टैक्स से संबंधित है। दंतेवाला समिति आपकी बेरोजगारी से संबंधित है। दत्त समिति आपके औद्योगिक लाइसेंस से संबंधित है और नरेश चंद्र समिति आपके कॉर्पोरेट गवर्नेंस से संबंधित है। तो 1 2 3 4 यानी ए स्टेटमेंट सही हो गया। अगला यहाँ पे प्रश्न है, किस बजट प्रणाली को सनसेट बजट सिस्टम कहते हैं? सनसेट यानी सूर्यास्त बजट सिस्टम, तो इसे कहते हैं जीरो बेस बजट। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि इसको मुख्य रूप से व्यय पर अंकुश लगाने की तार्किक प्रणाली के तौर पे देखा जाता है और इसमें हर साल एक नए बजट के तौर पे इसे प्रस्तुत किया जाता है। इसमें विगत वर्षों में व्यय के आधार पे इसे नहीं बनाया था। जैसे मान लो हमने विगत वर्ष में देखा कि हमने किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में पैसा इतना इन्वेस्ट किया तो हमें इतना प्रॉफिट हुआ या इतना नुकसान हुआ, तो इस साल हम इसमें कम पैसा इन्वेस्ट करें या ज्यादा करें, तो हमें इस पे भरोसा नहीं करना। यानी विगत वर्ष के आंकड़ों को नहीं देखना होता है, हमें देखना ही नहीं होता। हम नए नए जो है कि हर साल बजट इसका अलग से तैयार करते हैं। इट मीन्स कि ये व्यय प्रणाली पर अंकुश लगाती है कि फालतू व्यय नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है, विश्वविख्यात भारत माता मंदिर बनारस का है। जितने लोग बनारसी होंगे उन्हें पता होगा, जरूर वो लोग देख के आए होंगे। यह एक मंदिर है और यह मंदिर वाराणसी में स्थित है, बिल्कुल सही बात है। इसका निर्माण बाबू शिव प्रसाद गुप्त ने कराया था, यह भी सही है। भारत माता मंदिर देवी और देवताओं का परंपरागत प्रतिमा है, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे कोई प्रतिमा देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पे जो हमारा भारत का जो मानचित्र है, इंडिया का नक्शा, जिसमें आपको जम्मू कश्मीर, राजस्थान, केरल, गुजरात, महाराष्ट्र ये सब देखने को मिलता है, ठीक इसी प्रकार से जमीन पर इस भारत के नक्शे को बनाया गया है और उसी को भारत माता का दर्जा दे दिया गया है। नीचे आपको हिंद महासागर की लहरें दिखेंगी और उत्तर में आपको हिमालय भी दिखेगा। हिमालय पे जो चोटियां हैं वो भी दिखेंगी, नेपाल भी दिखेगा, पाकिस्तान वाला क्षेत्र भी दिखेगा। क्योंकि जिस समय बाबू शिव प्रसाद गुप्त ने बनाया था उस समय और उसी समय महात्मा गांधी जी ने इसका शुभारंभ भी 1936 में किया था, तो उस समय पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसा कोई विचार नहीं था, ये भारत के ही अंग थे, इसलिए वहां पे इनको भी इंक्लूड करके बनाया गया है। तो ध्यान देना कि ये तीसरा वाला गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे भारत का नक्शा बनाया गया, न कि कोई देवी देवता की कोई प्रतिमा नहीं है यहाँ पे। क्लियर? और ये बनारस में एक राज्य स्तर का विश्वविद्यालय है जिसको हम लोग कहते हैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, ये वहीं पर उसी कैंपस में स्थित है। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय चैंबर ऑफ उद्योग एवं वाणिज्य उत्तर प्रदेश। इसकी स्थापना कहाँ पे की गई है? तो आगरा में की गई है दोस्तों, और 1949 में की गई है राष्ट्रीय चैंबर ऑफ उद्योग एवं वाणिज्य उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25।
निम्नलिखित उत्तर प्रदेश में से किस जनपद में अगरिया जनजाति पाई जाती है? अगरिया जनजाति मेरे दोस्तों सोनभद्र में पाई जाती है। और अगरिया के साथ एक और जनजाति होती है जिसको हम लोग कहते हैं पहरिया जनजाति। नाम एक जैसा है इसलिए याद रख लेना, पहरिया भी सोनभद्र में मिलती है। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट मैं बात बता दूं कि सहरिया जनजाति जो बोलने में एक जैसा, अगरिया, पहरिया, सहरिया, तो ये मत सुन लेना कि सहरिया भी सोनभद्र में, नहीं, सहरिया आपको मिलेगी ललितपुर में। एग्जामिनर क्या करता है, इन तीनों को देता है आपके यूपी प्रीलिम्स में कि आपको कितनी नॉलेज है, और आपको लगता है अगरिया, पहरिया, सहरिया एक जैसा लग रहा हो, सोनभद्र टिक लगा देते हो। तो पहरिया और अगरिया तो सोनभद्र में, लेकिन सहरिया नहीं मिलेगी, ठीक है। और एक और प्रमुख जनजाति यहाँ की खरवार जनजाति, जो मुख्य रूप से सोनभद्र और चंदौली जैसे क्षेत्रों में मिलती है, खरवार जनजाति। क्लियर हो गया यहाँ पे? ओबरा ताप विद्युत संयंत्र के संबंध में कौन सा सही है? तो ओबरा की अगर मैं बात कर दूं तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि यह सोनभद्र जिले में स्थित है, जो कि यूपी का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पे जिला है। क्योंकि सबसे बड़ा जिला कौन सा है? लखीमपुर खीरी है, जो नेपाल बॉर्डर पे है, ठीक है, नेपाल बॉर्डर पे। लेकिन सोनभद्र जो कि दूसरा सबसे बड़ा जिला माना जाता है, परंतु सबसे अधिक स्टेट के साथ बाउंड्री भी यही शेयर करता है। जैसे सोनभद्र अगर आप नीचे यहाँ पे देखोगे तो यहाँ आपके बिहार से बाउंड्री शेयर करेगा, यहाँ आपके झारखंड से करेगा, यहाँ आपके छत्तीसगढ़ से करेगा, और यहाँ आपके एमपी से करेगा। तो 4 राज्यों से ये बाउंड्री शेयर करता है। तो इसके बारे में प्रश्न पूछा जा रहा है कि ओबरा ताप विद्युत संयंत्र का निर्माण 1967 में किया गया था। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, 1967 में ही किया गया था। और यह फ्रांस के सहयोग से प्रारंभ हुआ था। तो बस यहीं पे ये गलती है कि ये फ्रांस के सहयोग से नहीं था, ये बल्कि रूस के सहयोग से तैयार किया गया था। और ये पूरा बनकर 1971 में कंप्लीट हो चुका था, और वहीं से फिर ये शुरू हो चुका था अपना काम करना, बिजली प्रोडक्शन करना। तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है। अगला स्टेटमेंट यहाँ पर देखेंगे, नहर और उद्गम स्थल के बारे में बात करेंगे। तो शारदा नहर की बात करें तो ये बनबसा में स्थित है। बनबसा याद है किसी को? जो पीलीभीत, बरेली, भोजीपुरा, बहेड़ी या कासगंज, बदायूं इन क्षेत्रों में रहते होंगे, तो ये लोग जरूर अपने जीवन काल में या एवरी ईयर टनकपुर में माता के मंदिर में जाते होंगे। टनकपुर जो कि उत्तराखंड का एक छोटा सा जिला है, चंपावत जिले के अंतर्गत आता है। वहां पर जब ये लोग ट्रेन पकड़ के जाते होंगे मंदिर के दर्शन करने, तो रास्ते में खटीमा नाम की जगह पड़ती, पीलीभीत जिले में आती खटीमा, ठीक है। और वहीं पे बनबसा नाम की जगह भी आती, जहां पे शारदा नहर देखने को मिलती है। क्लियर होगी? निचली गंगा शहर की बात करें तो निचली गंगा जो नहर है ये आपके बुलंदशहर में, नरौरा में है। पूर्वी यमुना नहर की बात करें तो सहारनपुर में, और आगरा नहर की बात करें तो ओखला। ध्यान रखना, आगरा नहर को आगरा मत लगाना, ओखला में आती है, ओखला, ठीक है, गौतम बुद्ध नगर में आता है जो। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सोनराई क्षेत्र किस खनिज के लिए फेमस है? तो ये तांबे के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। और ये तांबे के लिए कहां पर? ललितपुर में। ललितपुर में जो है कि ये फेमस है सोनराई क्षेत्र। हालांकि ललितपुर में ही आपको यूरेनियम का खजाना भी मिलता है। चूना पत्थर और डोलोमाइट की बात करें तो ये सामान्यतः मिर्जापुर, सोनभद्र जैसे क्षेत्रों में मिलता है, और इसी वजह से चूना पत्थर आपका जो सीमेंट उद्योग के लिए कच्चे माल के रूप में काम करता है। तो मिर्जापुर में चुनार, ठीक है, चुनार हो गया जो कि सीमेंट इंडस्ट्रीज वहां पे। उसी तरीके से सोनभद्र में चुर्क और डाला, ये भी सोनभद्र में स्थित है, जहां पे सीमेंट इंडस्ट्रीज होती हैं। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में न्यूनतम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत पाता है? तो क्या पूछ रहा है? उत्तर प्रदेश का नगरीय जनसंख्या, लेकिन न्यूनतम प्रतिशत पूछ रहा है, प्रतिशत के रूप में। तो अगर आप देखोगे तो सबसे कम जो है कि आपको देखने को मिलेगा श्रावस्ती में, पहला नंबर। फिर उससे थोड़ा सा अधिक सेकंड नंबर पे कुशीनगर देखने को मिलेगा। फिर उससे थोड़ा सा अधिक थर्ड नंबर पे महाराजगंज देखने को मिलेगा, और उससे और आगे सुल्तानपुर, फिर प्रतापगढ़। तो कहीं ना कहीं सेकंड नंबर पे ये, थर्ड नंबर पे ये, फोर्थ नंबर पे ये, फोर्थ नंबर पे तो आ जाएगा आपका सुल्तानपुर, ठीक है। तो फोर्थ नंबर पे ये और 5 नंबर पे ये, और पहले नंबर पे कौन सा है? श्रावस्ती। लेकिन यहाँ ऑप्शन में श्रावस्ती नहीं है, तो हम कुशीनगर को सही उत्तर मान लेंगे। अब देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिनको लग रहा होगा सर आप बहुत इरिटेट कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा डिटेल बता रहे हो, बस क्वेश्चन का आंसर बता दो और आगे बढ़ जाओ। तो देखो, मेरे पढ़ाने का तरीका ऐसा नहीं है। आप मेरी किसी भी वीडियोज़ को देख लो, चाहे वो किसी भी टेस्ट सीरीज को देखो, करंट अफेयर्स को देखो, नोट्स को देखो, हैंड रिटन नोट्स को, किसी को भी देख सकते हो। मैं बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। जितनी मेरे पास नॉलेज है, मैं चाहता हूँ कि वो नॉलेज आपको जरूर शेयर कर दी जाए। ऐसा ना हो कि बस मैं कोटा पूर्ति करूं और आप जिस काम से या जिस उद्देश्य से मेरे प्लेटफॉर्म से जुड़े हो और वो उद्देश्य की पूर्ति ना हो।
या आपकी नॉलेज में कोई वृद्धि ना हो तो फिर उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। ठीक है, कोटा पूर्ति करने के लिए तो बहुत सारे यूट्यूब पे प्लेटफॉर्म चल रहे हैं, आप उन्हें जोड़ लो। ठीक, तो मेरे पढ़ाने का तरीका ऐसे ही है कि मैं हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से डिटेल एक्सप्लेन करता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर देना, और अगर आपको लगता है कि नहीं सर आप इरिटेट कर रहे हो, परेशान कर रहे हो, तो बेहिचक आप इसी समय से वीडियोज़ को छोड़ सकते हो और किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाके आप टेस्ट सीरीज को कर सकते हो, या फिर इसी की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप उसे ज्वाइन कर लो, वहां पर आप पीडीएफ लेके अपना पढ़ते रहो। क्वेश्चन नंबर 30 है, जनगणना 2011 में देश की कुल स्लम जनसंख्या में उत्तर प्रदेश की भागीदारी कितनी है? जो स्लम जनसंख्या, आदिवासी जनजाति की बात नहीं कर रहा है, ठीक है, या शेड्यूल कास्ट की बात नहीं कर रहा है, ये पूछ रहा है कि जो स्लम जनसंख्या है, जो मलिन बस्तियों में रहते हैं, जो सामान्यतः शहरी जनसंख्या के साथ रहते हैं, ठीक है, और इनके साथ बहुत सारी समस्याएं भी हैं, तो इनका प्रतिशत अगर हम यूपी में देखें तो लगभग 9.5% है, ठीक है, देश की कुल स्लम जनसंख्या में। अब यहाँ पर आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है रानीपुर वन्यजीव विहार की बात करें तो ये सीधा प्रश्न है आपका चित्रकूट में है। कहाँ पर है? चित्रकूट में, रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य। अगला प्रश्न अगर हम देखते हैं, क्योंकि इसमें कोई डिटेल तो बताने वाली चीज है नहीं, ठीक, तो यहां पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक यमुना नदी के किनारे अवस्थित नहीं है दोस्तों? तो देखिए कौशाम्बी भी अवस्थित है, और ये तो प्राचीन काल से ही अवस्थित है, जब हम वत्स की राजधानी पढ़ते महाजनपद में। हमीरपुर भी है, कालपी भी है। अच्छा, कालपी के बारे में मैं बता दूं कि जालौन नाम का जो डिस्ट्रिक्ट है आपका, जो बुंदेलखंड के क्षेत्र में आता है, हमीरपुर, महोबा, जालौन, ये सब क्षेत्र, बांदा वगैरह, जालौन में ही एक नगर पालिका क्षेत्र है कालपी, उसी को कहा जाता है। और फर्रुखाबाद की अगर हम बात करें तो दोस्तों ये आपके गंगा के किनारे, क्योंकि फर्रुखाबाद, कन्नौज, ये सभी गंगा के किनारे हैं, तो इसलिए सी ऑप्शन हो जाएगा, जो गंगा के किनारे है, यमुना के किनारे नहीं है। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना को लागू किया जा सकता है, लागू नहीं किया जा सकता, या संविधान के अस्पष्ट क्षेत्रों की व्याख्या हेतु इसकी सहायता ली जा सकती है? तो सुप्रीम कोर्ट ने 1973 के कोर्ट में, मतलब के डिसीजन में, केशवंत भारती केस में कहा था कि ये भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण अंग है, और जहां कहीं भी भारतीय संविधान के प्रावधान नहीं समझ में आते हैं या उनके उद्देश्यों की स्पष्टता नहीं होती है, वहां पर हम व्याख्या करने के लिए प्रस्तावना की सहायता ले सकते हैं। तो तीसरा स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन दूसरा कह रहा है क्या इसे लागू नहीं किया जा सकता? ये भी बात सही है। जैसे आप डीपीएसपी हो गया, फंडामेंटल ड्यूटीज हो गया, इनको लागू कराने के लिए अगर सरकार इन्हें लागू नहीं कर रही है तो लागू कराने के लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते, लेकिन वहीं फंडामेंटल राइट की बात करें, अगर ये आपका लागू नहीं हो रहा है तो आप आर्टिकल 32 या आर्टिकल 226 के तहत सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकते हो। तो इसी तरीके से प्रस्तावना को लागू कराने का कोई भी प्रावधान नहीं है। तो इसका मतलब हो गया आपका बी और सी दोनों ही सही है। अगले प्रश्न को देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 का संबंध किससे है? तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार करने से संबंधित है। अब यहाँ पे बाकी जो 3 ऑप्शन है इसकी बात करें, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राज्यपाल में। ये किस आर्टिकल में दिया गया है? 154 में। राज्य की विवेकाधीन शक्तियों के बारे में बात करेंगे तो आर्टिकल 163 में है। और राज्यपाल की पदावधि की बात करेंगे कि कितने साल इसका कार्यकाल होगा, हालांकि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, तो ये आर्टिकल नंबर 156 में कहा गया है। तो इस तरीके से इसका सही उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, क्षेत्रीय परिषदों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का चयन कर लो। इसका गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत किया गया। बिल्कुल सही बात है, 1956 के तहत इसका गठन किया गया। और क्षेत्रीय परिषदों की संख्या 4 है, यही बात गलत है, 4 नहीं मेरे दोस्तों, 5 है। कौन कौन सी? उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी, और साथ में आपकी मध्य क्षेत्रीय परिषद। और आपको बताते चलूं कि आपका जो उत्तर प्रदेश है वो मध्य क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत ही आता है, याद रख लेना इस चीज को। और एक और क्षेत्रीय परिषद है जिसको हम लोग कहते हैं पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद, जो नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट के लिए है। हालांकि इसको स्टैब्लिश किया गया था 1971 में अधिनियम लाकर। क्लियर? तो यहां पर आपका सही उत्तर हो जाएगा केवल ए, क्योंकि दूसरा वाला गलत है। अगला प्रश्न है आपका 36 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243ZJ के अनुसार सहकारी समिति के निदेशकों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 21 हो सकती है। हालांकि अगर मैं आपको बता दूं कि राज्य विधानमंडल, जो राज्य की सरकार होती है, वो विधि बनाकर इनकी संख्या को निर्धारित कर सकती है कि 10 संख्या होगी, 12 होगी, 15 होगी, 4 होगी, कितनी भी हो सकती है, परंतु 21 से अधिक नहीं होगी, क्योंकि ये संवैधानिक तौर पर लिखा है। और संविधान में संशोधन करने की शक्ति केवल और केवल संसद की होती है, राज्य विधानमंडल संशोधन नहीं कर सकते, क्योंकि इस आर्टिकल के तहत लिखा हुआ है ना कि सहकारी समिति में केवल मैक्सिमम अधिक 21 सदस्य हो सकते हैं, उससे कम नहीं, मतलब उससे ज्यादा नहीं।
तो उससे कम करने के लिए प्रावधान राज्य विधानमंडल कर सकता है, लेकिन 21 से अधिक नहीं कर सकता। अब सहकारी समिति की बात आ ही गई है तो दो तीन बातें और जान लीजिए। जैसे 97th अमेंडमेंट जो 97वां संवैधानिक संशोधन 2011 में हुआ, इसके तहत सहकारी समिति को जोड़ा गया। कहाँ कहाँ पे? एक तो सबसे पहले भाग 9B जोड़ा गया, भाग 9B जोड़ दिया गया सहकारी समिति समय। इसमें DPSP में 43B जोड़ दिया गया, आर्टिकल नंबर 43B जोड़ा गया। साथ ही साथ इसको एक मौलिक अधिकार का भी दर्जा दे दिया गया कि आर्टिकल नंबर 19(1) के C क्लॉज में दे दिया गया, जहां पे संघ बनाने की शक्ति दी गई है या संघ बनाने का अधिकार, वहीं पर सहकारी समिति बनाने का भी अधिकार दे दिया गया है। तो ध्यान देना कि सहकारी समिति आपकी फंडामेंटल राइट भी बन चुकी है। निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जाता? राष्ट्रीय आपातकाल आपका 352 के तहत 3 आधारों पे लगता है, ठीक है। बाह्य युद्ध या फिर आपका जो है कि आंतरिक अशांति, ठीक है। तो आंतरिक अशांति वर्ड को अब चेंज कर दिया गया है, सशस्त्र विद्रोह की बात की गई है कि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगेगा। और वहीं आर्टिकल 20 और 21 को किसी भी हाल में प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता। तो अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में उच्चतम लिंगानुपात था? भैया अब देखो, उच्चतम लिंगानुपात तो वैसे भी आपको पता है केरल का होता है, क्योंकि केरल बहुत एजुकेटेड है और वहाँ पे भ्रूण हत्या वगैरह बहुत कम की जाती है, ठीक है, या कन्याओं की जो हत्या बहुत कम की जाती है। लेकिन आपको यहाँ ऑप्शन में जो दिया गया ना, आपको उसके अकॉर्डिंग करना है। तो भाई आंध्र प्रदेश का कितना होता है? अगर आपको पता है तो आंध्र प्रदेश का है 993 और तमिलनाडु का है 996, कर्नाटक का 973 और 979 ये आपका ओडिशा का है। और एक चीज गौर करना, दक्षिण भारत के जितने भी प्रमुख राज्य जैसे केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, इनका पर्याप्त मात्रा में बहुत अच्छी तरीके से जो है कि इनका लिंगानुपात अच्छा होता है, क्योंकि यहाँ पे लोग एजुकेटेड हैं और महिलाओं को बहुत पूजते हैं, लड़कियों को बहुत मतलब कि देवी के रूप में दर्जा दिया जाता है। उत्तर भारत में दोस्तों ऐसा नहीं है, जो हकीकत है। यूपी का देखो, बिहार का देखो, हरियाणा का देखो, पंजाब का देखो, कितना नीचे लिंगानुपात। और यहाँ पे ऑप्शन केरल होता तो केरल सही रहता, लेकिन तमिलनाडु दिया है 996, तो ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें शिशु जनसंख्या का प्रतिशत भाग ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम है? यानी कि कहां पर कौन सा ऐसा क्षेत्र है ग्रामीण क्षेत्र में जहां पे शिशु जनसंख्या का प्रतिशत न्यूनतम है? तो सीधा उत्तर आप लगा दो, कहां पे? केरल में, ठीक है। केरल में क्या हो जाएगा? 10.4% के आसपास है, क्योंकि यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों में शिशुओं की जनसंख्या का प्रतिशत न्यूनतम है, क्योंकि यहाँ मैक्सिमम लोग शहरी में होते जा रहे हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक है? भाई शिशु लिंगानुपात की बात करें तो पंजाब में है 846, देख रहे हो, ये देखो अभी मैंने ऊपर बताया आपको, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, उत्तर प्रदेश का 902, हरियाणा का 834 और छत्तीसगढ़ का 969। तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो आपका 969 छत्तीसगढ़ ही सही हो गया। अगला प्रश्न है आपका, दक्षिणी अमेरिकी देश वेनेजुएला के संबंध में। वेनेजुएला अपने सभी ग्लेशियर गंवाने वाला विश्व का प्रथम देश बन गया, बिल्कुल सही बात है। अभी हाल ही में वहां का बचा हुआ अंतिम हम्बोल्ट ग्लेशियर बर्फ के मैदान में बदल गया, ये भी बात सही है, क्योंकि वो ग्लेशियर पिघल चुका है, बर्फ के मैदान बन गए हैं। और वेनेजुएला की सीमा इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील देश को स्पर्श करती है। तो देखिए यहाँ पे गुयाना होगा, ब्राजील होगा, कोलंबिया होगा, इक्वाडोर नहीं होता, कोलंबिया के नीचे आता है। जैसे मान लो यहाँ पे हो गया आपका कोलंबिया, यहाँ वेनेजुएला, यहाँ पे गुयाना और ये वाला एरिया ब्राजील का। इक्वाडोर दोस्तों यहाँ पे आता है। तो ये तीन ही देश इससे बाउंड्री शेयर करते हैं। तो यहाँ पर कोलंबिया के साथ आपको इक्वाडोर के ऑप्शन को हटा देना होगा, यहाँ पे लगाना होगा गुयाना, इसीलिए आपका सी वाला ऑप्शन यानी तीसरा वाला गलत हो जाएगा। तो 1 और 2 बी ऑप्शन करेक्ट होगा। जब मैंने वर्ल्ड मैपिंग कराई थी तो वहां पर भी इन चीजों को बताया था। अगला प्रश्न है आपका साइंस से संबंधित है। क्या है प्रश्न? हाल ही के दिनों में कैल्शियम कार्बाइड चर्चा का विषय बना हुआ है, इसके संबंध में कौन से कथन सही है? पहली चीज, कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग कच्चे फलों को पकाने में किया था, बिल्कुल। जैसे आम हो गए, केले हो गए, इसमें आप क्या करोगे, कच्चे फल अगर लेके आओ और इसमें कैल्शियम कार्बाइड को रख दो तो ये बहुत हीट पैदा करता है, जिससे धीरे धीरे फल क्या होते हैं, पक जाते हैं। इससे एसिटिलीन गैस निकलती है, जिसमें आर्सेनिक और फास्फोरस के हानिकारक अंश भी पाए थे, जो क्या करते हैं, आर्सेनिक क्या होता है, ग्राउंड वाटर को सबसे ज्यादा प्रदूषित करता है और बहुत ज्यादा बीमारियां होती हैं। वर्तमान में भारत का जो पूर्वी क्षेत्र, स्पेशली झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बांग्लादेश, ये सभी बहुत ज्यादा प्रभावित हैं।
कैल्शियम कार्बाइड को खाद्य सुरक्षा और मानक बिक्री पर निषेध प्रतिबंध विनिमय 2011 के तहत प्रतिबंधित किया गया है। तो ये स्टेटमेंट भी आपका सही है। और फलों को पकाने के लिए एक सुरक्षित विकल्प के तौर पे एथिलीन गैस के उपयोग को अनुमति दी गई है, एसिटिलीन को नहीं, क्योंकि एसिटिलीन क्या करता है, आपके आर्सेनिक और फास्फोरस को निकालता है, जबकि एथिलीन में ऐसे हानिकारक चीजें नहीं निकलती हैं। तो यहाँ पे चारों ही स्टेटमेंट आपके सही हो जाएंगे, 1 2 3 4। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, भारतीय वन्यजीव संस्थान की स्थापना 1984 में देहरादून में की गई थी। तो 1984 नहीं है दोस्तों, 1982 1982 में देहरादून में भारतीय वन्यजीव संस्थान की स्थापना की गई थी, या इसे आप कह सकते हो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, WII। यह पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वतंत्र निकाय है। तो दूसरा तो सही है, लेकिन पहला यहाँ पे गलत हो गया, इसीलिए केवल बी वाला ऑप्शन सही रहेगा। अगला प्रश्न यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम अर्थात IFC के बारे में पूछा जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की स्थापना 1956 ईस्वी में विश्व बैंक समूह के एक हिस्से के रूप में की गई थी, वर्ल्ड बैंक के ग्रुप के रूप में, बिल्कुल सही है। इसका मुख्यालय वॉशिंगटन DC है, यह भी सही है। इसका उद्देश्य विश्व के विभिन्न देशों की सरकारों को ऋण प्रदान करना और विकास योजनाओं को संचालित करना है। तो बस यहीं पर यह गलत हो जाएगा, तीसरा गलत होगा, क्योंकि ये मुख्य रूप से अल्प विकसित जो छोटे छोटे देश होते हैं ना, अल्प विकसित या विकासशील देश, यहाँ पर निजी क्षेत्रों को दोस्तों, किसको, निजी क्षेत्रों को ये देते हैं, वो भी बिना गारंटी के ही लोन दे देते हैं, यानी निवेश की वो सब चीज़ सुविधाएं देते हैं। तो ये सरकारों को नहीं देते, निजी क्षेत्रों को देते, इसीलिए गलत हो गया। और हाल ही में इसने महिला माइक्रो फाइनेंस उधारकर्ताओं को ऋण प्रदान करने के लिए भारत के HDFC बैंक को $500 मिलियन का ऋण दिया था, बिल्कुल सही बात है। तो 44 का केवल तीसरा गलत है। अगला प्रश्न है, आर्टिकल नंबर 29 भारत के किसी भी भाग में रहने वाले नागरिकों के किसी भी अनुभाग को जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि, संस्कृति है, उसे बनाए रखने का अधिकार है। बिल्कुल सही बात है, भाषा, लिपि, संस्कृति के आधार पर आर्टिकल नंबर 29 अप्लाई होता है, बिल्कुल सही। और उच्चतम न्यायालय के अनुसार इस अनुच्छेद की व्यवस्था केवल अल्पसंख्यकों के लिए ही नहीं, बहुसंख्यकों के लिए भी है। यह भी बात आप कह सकते हो कि अल्पसंख्यक वर्ड की अगर आप बात करोगे ना, तो अल्पसंख्यक आपका केवल आर्टिकल नंबर 30 में दिया गया है। अगर सही से ओरिजिनल अगर आप बेयर एक्ट पढ़ते हो, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हो ओरिजिनल वाला, तो 29 आर्टिकल में कहीं भी अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटी वर्ड का प्रयोग ही नहीं कहा गया है। बस सिंपल सी भाषा लिखी गई है कि नागरिक जो भारत में रहते हैं वो अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति की सुरक्षा कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक दोनों के लिए हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए दोनों स्टेटमेंट सही है। आर्टिकल नंबर 33 की बात करें तो आर्टिकल नंबर 33 सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसियों और अन्य के मूल अधिकारों पर युक्त प्रतिबंध लगाने से संबंधित है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि दोस्तों इनके पास हमारे देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा से संबंधित बहुत ही गोपनीय जानकारी होती है। आपने कई बार मूवीज देखी होगी जिसमें रॉ एजेंट को पता ही नहीं चलने दिया था, यानी उनकी पूरी फैमिली को नहीं पता चलने दिया था कि उनके इस फैमिली मेंबर के द्वारा रॉ की ड्यूटी की जा रही है। बिल्कुल सिंपल लाइफ जीते हैं, किसी को भनक तक नहीं लगने देते कि आप किस विभाग में हो। और इसी तरीके से बहुत सारे जो अर्धसैनिक बल होते हैं इनमें भी जो ड्यूटी करते हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो हो गया, CBI हो गया, हालांकि CBI वाले में तो पता चल जाता है, रॉ वगैरह में नहीं पता चलते थे, कमांडो वगैरह में। तो ये इंपॉर्टेंट होता है कि इनके अधिकारों पर प्रतिबंध लगाओ। अभी आपने देखा होगा मुकुंद नरवणे जी की जो अध्यक्ष महोदय थे, ठीक है, नौसेना अध्यक्ष, उनकी एक किताब आ रही थी जिसमें अग्निपथ स्कीम के बारे में कुछ कॉम्प्लिकेटेड बातें थी, यानी कि कोई कंट्रोवर्सी थी और जिसके पब्लिकेशन को रोक दिया गया। सोचो, एक अध्यक्ष महोदय जिनके पास पूरे देश की खुफिया जानकारी है और उनको अपनी बुक पब्लिश करने से रोका गया। क्यों? क्योंकि आपके पास ऐसी जानकारी जो अगर लीक हो गई या पब्लिकली जो है कि सबको पता चल गया तो इसमें आतंकवादी संगठन इसका फायदा उठा सकते हैं, जो भारत की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा को खतरा पैदा कर सकते हैं। इसीलिए ऐसे लोगों के आर्टिकल नंबर 33 पे प्रतिबंध लगता है। और 33 के अंतर्गत विधि निर्माण का अधिकार केवल और केवल संसद को, राज्य विधानमंडल कोई भी अधिकार ऐसा नहीं रखता। ये भी सही है, ये भी सही है। और तीसरे पॉइंट को अगर हम पढ़ते हैं तो इस तरह के संसद द्वारा बनाए गए कानून को किसी न्यायालय में किसी मूल अधिकार के उल्लंघन के संबंध में चुनौती दी जा सकती है? नहीं दोस्तों, चुनौती ही नहीं दे सकते। नहीं तो ऐसे तो हर एक पदाधिकारी जो सेना से संबंधित है, जो आर्मी से संबंधित है, जो रॉ से संबंधित है, वो कोर्ट चला जाएगा अपने अधिकारों की वकालत करने के लिए आर्टिकल 32 का प्रयोग करके। तो ऐसा नहीं है। तो पहले ही जब व्यक्ति शामिल होता है, रॉ में एजेंट बनता है या बड़े बड़े पोस्ट पे जाता है आर्मी वगैरह में, तो उससे एक लेटर साइन करवा लिया जाता है कि आपके फंडामेंटल राइट को वायलेट भी सरकार कर सकती है, क्योंकि आपसे संबंधित बहुत सारे ऐसे सीक्रेट कोड होंगे जो हमारे देश की सुरक्षा को खतरा पैदा कर सकते हैं। तो आप फ्यूचर में भी, रिटायरमेंट होने के बाद भी
आप देश की खुफिया जानकारी को लीक नहीं करोगे। ये एक लेटर साइन करा लिया जाता है एडवांस में ही, तो इसीलिए आप इसके लिए किसी भी न्यायालय में चुनौती भी नहीं दे सकते। और यही पूछ रहा था कि कौन सा सही नहीं है, तो आपका केवल डी हो जाएगा कि तीसरा सही नहीं है। अगला प्रश्न है, 7वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा कौन सा परिवर्तन नहीं किया गया? राज्यों का 4 वर्गों में विभाजन समाप्त करके कितने वर्ग कर दिए गए? केवल 3 वर्ग कर दिए गए। सही बात है। अगला, केंद्र शासित प्रदेशों में उच्च न्यायालय के न्याय क्षेत्र का विस्तार किया गया। ये भी सही है। यूनियन टेरिटरीज तक हाई कोर्ट जो है कि अपनी शक्तियों का विस्तार कर सकते हैं। जैसे बंगाल हाई कोर्ट को देखो, कलकत्ता हाई कोर्ट, उसके नेतृत्व में कौन सी आती है? अंडमान निकोबार का क्षेत्र आता है उसके टेरिटरीज में। 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच सामूहिक न्यायालय की स्थापना की व्यवस्था भी इसी के द्वारा की गई है। लेकिन उच्चतम न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश और कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति की व्यवस्था इसमें नहीं की गई है, क्योंकि ये जो अतिरिक्त और कार्यकारी न्यायाधीश होते हैं इनकी व्यवस्था हाई कोर्ट में की गई थी, सुप्रीम कोर्ट में नहीं की गई थी। इसीलिए ये वाला ऑप्शन गलत है, डी वाला। अगला प्रश्न है आपका 48 74वें संवैधानिक संशोधन के बारे में। 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा नगरीय शासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया। पहला स्टेटमेंट सही है, हालांकि इसको 1993 से लागू किया गया था। पहला तो सही है। भारत में 7 प्रकार के शहरी स्थानीय निकाय, गलत। 8 प्रकार के होते हैं, जैसे नगर पालिका हो गया, नगर निगम हो गया, छावनी बोर्ड हो गया, टाउनशिप हो गया, बंदरगाह न्यास हो गए, या फिर इसी तरीके की जो अधिसूचित क्षेत्र समिति हो गई, शहरी क्षेत्र समिति। तो इस तरीके से टोटल 8 जो है कि शहरी स्थानीय निकाय हैं, तो दूसरा गलत है। और केंद्र स्तर पर नगरीय स्थानीय शासन का विषय भारत सरकार के 3 मंत्रालयों से संबंधित है। नहीं दोस्तों, ऐसा, हाँ मतलब सॉरी, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया कि हाँ, ये यहाँ पे नगरीय स्थानीय शासन का विषय भारत सरकार के 3 मंत्रालयों से संबंधित होता है। और अनुच्छेद 243 भ, जिसको इंग्लिश में अगर आप देखोगे तो एक्स भी कहते हैं, एक वित्त आयोग की स्थापना की जाएगी। नहीं, इसके तहत तो वित्त आयोग की स्थापना होती ही नहीं है, 243 भ में नहीं होती है। तो केवल 1 और 3 सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या कहता है आपका अगला प्रश्न? क्वेश्चन नंबर 49 है। यहाँ पे अनुसूचियां हैं और यहाँ पे विषय। हालांकि जब संविधान बना था, मूल संविधान, तब केवल 8 अनुसूचियां थी, लेकिन आज वर्तमान में 12 अनुसूचियां। तीसरी अनुसूची में शपथ की बात की गई है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का आवंटन दिया गया। 7वीं अनुसूची में संसद और राज्य विधानमंडलों के द्वारा बनाई गई विधियों के बारे में जो विषय सूची है, केंद्र संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। और 8वीं अनुसूची में दोस्तों भाषाएं हैं। क्या है? भाषाएं हैं। बाकी 9, 10, 11, 12 इन सभी अनुसूचियों को संवैधानिक संशोधन से जोड़ा गया। जैसे आप देखोगे 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था 1951 में पहले संवैधानिक संशोधन से। 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था 52वें संवैधानिक संशोधन दल बदल अधिनियम से। 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था आपके 73वें संवैधानिक संशोधन पंचायती राज। और 12वीं संवैधानिक संशोधन को जोड़ा गया था 74वें संवैधानिक संशोधन शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित। तो ये 4 अनुसूचियां और जोड़ के टोटल 12 अनुसूचियां हो चुकी हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 को। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? भारतीय संविधान में केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति की व्यवस्था कनाडा के संविधान से ली गई। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सशक्त यानी शक्तिशाली एक संघ की स्थापना करने के लिए ये प्रावधान रखे गए थे। व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता जापान से ली गई है। नहीं दोस्तों, जापान से नहीं है, बल्कि ये किससे ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और आर्टिकल नंबर 301 में इसका वर्णन किया गया है। तो दूसरा गलत हो गया। भारतीय राज्यों का संघ की संकल्पना ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट से ली गई, यह बात बिल्कुल सही है। और इसी का मतलब होता है कनाडा, ठीक है। जो ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट का मतलब होता है कनाडा पे कंट्रोल। उद्देशिका की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, बिल्कुल सही बात है। तो केवल दूसरा ही स्टेटमेंट आपका यहाँ पे गलत है, जो कि जापान नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अगला प्रश्न यहाँ पे, विधान परिषद के सदस्यों के निर्वाचन के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो विधान परिषद, पहली चीज, इसका गठन जो है कि संसद के द्वारा किया जाता है सामान्य बहुमत से, जब राज्य विधानमंडल एक विशेष बहुमत से इसके लिए अनुमोदन करती है। आर्टिकल नंबर 169 के तहत संसद को यह शक्ति दी गई है कि उसका उत्साधन भी कर सकती है, यानी इसको समाप्त कर सकती है और इसकी स्थापना भी कर सकती है। और विधान परिषद वर्तमान में जम्मू कश्मीर के हट जाने के बाद 6 राज्यों में है। स्पेशली आपको महाराष्ट्र में मिलेगी, यूपी में मिलेगी, बिहार में मिलेगी, तेलंगाना में मिलेगी, और 2 राज्य और हैं, वो आपको बताने कमेंट सेक्शन में। तो इसमें जो चुनाव होता है 1/3 सदस्य स्थानीय निकाय जैसे नगर पालिका, जिला बोर्ड के द्वारा चुने जाते हैं। 1/12 सदस्यों को राज्य में रह रहे 3 वर्ष से स्नातक निर्वाचित करते हैं। 1/3 सदस्यों का चुनाव विधानसभा के सदस्यों द्वारा होता है। और 1/6 सदस्यों का नॉमिनेशन राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल करता है, नामित। लेकिन चौथा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगा
क्योंकि 1/12 सदस्यों का निर्वाचन 3 वर्ष से अध्यापन कर रहे लोग चुनते हैं, जिसमें सभी अध्यापक शामिल होते हैं। बस यही गलत है। सभी अध्यापक में तो प्राइमरी के टीचर भी आ जाएंगे, अपर प्राइमरी के टीचर भी आते हैं, इनको नहीं ऐड किया था। इसमें न्यूनतम माध्यमिक स्कूल या इंटरमीडिएट कॉलेज या उससे ऊपर के जो कॉलेज के टीचर होते हैं ये लोग चुनते हैं। तो सभी अध्यापक वाला ऑप्शन गलत था। अगला प्रश्न है, जिला न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए कौन सी योग्यताएं? पहली चीज, कौन कौन सी योग्यताएं होंगी इनकी? वह केंद्र या राज्य सरकार में किसी सरकारी सेवा में कार्यरत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, अर्थात लाभ के पद पे ना हो। उसे कम से कम 10 वर्ष का अधिवक्ता अनुभव होना चाहिए, गलत। 7 वर्षों का अधिवक्ता अनुभव होना चाहिए। 10 वर्षों का अधिवक्ता अनुभव तो दोस्तों हाई कोर्ट में न्यायाधीश बनने के लिए होता है, तो दूसरा गलत हो गया। उच्च न्यायालय ने उसकी नियुक्ति की सिफारिश की हो, बिल्कुल सही बात है, उच्च न्यायालय ने उसकी नियुक्ति की सिफारिश की हो, तब जाके राज्यपाल उनको अपॉइंटमेंट करता है, अपॉइंट करता राज्यपाल। तो 1 और 3 सही है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित किन किन में संशोधन के लिए संसद के विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों की स्वीकृति चाहिए? यानी ऐसे प्रावधान जहां पर राज्यों की शक्ति भी प्रभावित हो रही हो, इसके संबंध में पूछा गया है। तो भाई राष्ट्रपति के निर्वाचन और इसकी प्रक्रिया में भी राज्य की जरूरत पड़ती है। केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का बंटवारा, तो इसमें भी आपको राज्यों की जरूरत पड़ेगी। और संसद में राज्यों का अगर आप प्रतिनिधित्व चेंज कर रहे हो तो भी राज्यों की सहमति की जरूरत पड़ेगी। उपयुक्त ये सभी विषय हैं, ठीक है, उपयुक्त सभी विषय। अगला प्रश्न है, साइंस का प्रियॉन्स के संबंध में कौन सा कथन सही है? देखिए, ये एक ऐसे संक्रामक कारक हैं जिनमें केवल प्रोटीन होता है तथा न्यूक्लिक अम्ल का अभाव पाता है। जनरली जितने भी संक्रामक कारक के जो वायरस होते हैं उनमें प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड दोनों पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन इस प्रियॉन्स में क्या होता है कि आपको केवल प्रोटीन मिलेगा, न्यूक्लिक अम्ल नहीं मिलेगा, तो इसलिए यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 55, बहुत से शैवालों का आर्थिक महत्व होता है और शैवालों के उपयोग के संबंध में कौन सा सही सुमेलित नहीं? जैसे क्लोरेला की बात करेंगे अगर हम, तो ये प्रकाश संश्लेषण की खोज होती है। बेलोनिया की बात करेंगे तो जीव द्रव्य की खोज हुई इसमें। और लेमिनेरिया की बात करेंगे तो आयोडीन बना सकते हैं, ये वही लेमिनेरिया शैवाल है जो आयोडीन के लिए सलाद के रूप में प्रयोग करते हैं। लेकिन कैराटस की बात करेंगे तो कृत्रिम ऊन का निर्माण ये नहीं करता। कृत्रिम ऊन का निर्माण जो होता है वो आपके सारगैसम, क्या लिखा हुआ है, सारगैसम शैवाल से होता है। और इसकी पता उत्पत्ति कहाँ होती है? कैरेबियन सी में एक सारगैसो सी पाया जाता है, जहाँ पे सारगैसम नाम की सारगैसो वनस्पति पाई जाती है। कोई और वनस्पति नहीं बल्कि शैवाल होती है, तो समुद्र में तो शैवाल ही होती है, तो उसी को सारगैसम कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका, ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। ग्लूकोज का विघटन होने के बाद उसमें जो एटीपी की फॉर्म में एडिनोसाइड ट्राइफॉस्फेट के रूप में जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, वो सेल, हमारी बॉडी के जो टिश्यूज होते हैं, जो सेल होते हैं, उनको मिलती है, ताकि वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, यानी पूरी एनर्जी वहीं से मिलती है। तो ग्लूकोज हमारे लिए क्या हो गया? कोशिकीय ईंधन हो गया, यानी सेल के लिए फ्यूल का काम करता है। पचे हुए पोषक पदार्थ के क्रमिक ऑक्सीकर विघटन के लिए कोशिकाएं मुख्यतः ग्लूकोजों का उपयोग करती हैं, तो इसी वजह से तो इनको मिलती है एनर्जी, इसीलिए ये दोनों ही सही है। अब यहाँ पर अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन से कार्य थायराइड हार्मोन्स द्वारा संपादित किए थे? थायराइड हार्मोन्स की बात की जा रही है, एक तो हार्मोन है और थायराइड के द्वारा। आप देखोगे थायरॉक्सिन सभी उपापचय क्रियाओं की गति का नियंत्रण करता है, मेटाबॉलिज्म की क्रिया को, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। यह शरीर की सामान्य वृद्धि, विशेषतः हड्डियों, बाल इत्यादि के विकास के लिए जरूरी है। अगर थायराइड हार्मोन नहीं होगा तो आपकी हड्डियां या बालों की लेंथ नहीं बढ़ेगी, तो ये भी सही है। पीयूष ग्रंथि के हार्मोन के साथ मिलकर शरीर के जल संतुलन का नियंत्रण करते हैं, वाटर का, बिल्कुल सही बात है। चौथा एक और पॉइंट मैं आपको बताता हूं कि ये जनन अंगों, जो आपके सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं, उनके भी सामान्य कार्य इन्हीं की सक्रियता पर आधारित होते हैं। अगर थायराइड हार्मोन्स नहीं होंगे तो आपकी जो सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं वो फंक्शन अच्छे से नहीं करेंगे, तो इसीलिए ये चारों स्टेटमेंट सही है। हालांकि यहाँ पे 3 ही है, तो 3 ही सही है। अगला प्रश्न है 58 नंबर, जब एड्स वायरस हमारे शरीर के संपर्क में आता है, जब एड्स का वायरस आता है तो इनका मुकाबला सबसे पहले कौन करता है? भाई जाहिर सी बात है, WBC तो करेगी, लेकिन इस WBC में भी अलग अलग लिम्फोसाइट्स वगैरह पाई जाती हैं, तो सबसे पहले इनसे लड़ती है T4, मुकाबला करने आती है T4। जब T4 हार जाती है और फिर भी एड्स के वायरस नहीं मरते हैं, तब दूसरे नंबर पे आता है T8 लिम्फोसाइट, ठीक है, और ये एक्टिव हो जाते हैं पराजित करने के बाद। लेकिन यहाँ पे जो आंसर होगा T4 लिम्फोसाइट होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे कुछ लवण है और उनका प्रयोग, जैसे पोटेशियम नाइट्रेट की बात करें। पोटेशियम नाइट्रेट आपके विस्फोटक व आतिशबाजी में यूज होते हैं, जिसको हम गन पाउडर के रूप में कह सकते हैं। विरंजक चूर्ण की बात करें
विरंजक चूर्ण को कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी कहते हैं। ये मुख्य रूप से क्या होते हैं, ब्लीचिंग के तौर पे काम करते हैं, जो कीटाणुनाशक होते हैं। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि पानी को साफ करने के लिए क्लोरीन मिलाया जाता है और उस पानी को पीने पे हल्का क्लोरीन की स्मेल आती है। वो इसलिए क्योंकि जो पानी में जो फंगस पाए जा रहे हैं, जो विषाणु पाए जा रहे हैं, या जो फंगस या जीवाणु पाए जा रहे हैं, उनको मारने के लिए। तो क्लोरीन क्या हो गया, एक विरंजक चूर्ण हो गया। क्लियर है बात। आगे देखते हैं सोडियम कार्बोनेट की। तो भाई सोडियम कार्बोनेट आपके कागज व कांच के निर्माण में प्रयोग होता है। साथ ही साथ जो जल की कठोरता होती है ना, जो जल की अशुद्धि होती है, इसको भी दूर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और सोडियम कार्बोनेट को ही हम लोग धावन सोडा कहते हैं, धोने वाला नहीं, धावन सोडा, ठीक है, धोने का सोडा अलग होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात कर लें अगर हम, सोडियम हाइड्रोक्साइड ये आपके साबुन व अपमार्जक बनाने के काम आता है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए वीडियो इतनी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो दोस्तों, थोड़ा आप लोगों के लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। मैं रात भर क्लास बनाता हूं दोस्तों, ठीक है, दिन में जॉब करता हूं, फिर शाम में आपके लिए कंटेंट तैयार करता हूं, मेंस के आंसर राइटिंग के नोट्स में तैयार कर रहा हूं, स्पेशली अभी यूपीपीसीएस के लिए यूपी के पेपर 5 और 6 तैयार कर रहा हूं। फिर लेट नाइट जो है कि जग कर पूरी एनर्जी के साथ, जबकि अच्छे अच्छे लोगों को रात में नींद आ जाती है, मुझे खुद आती है, लेकिन फिर भी मैं अपनी वॉइस की जो पिच है वो बिल्कुल डाउन नहीं होने देता हूँ, समझाने का तरीका डाउन नहीं होने देता हूं, ताकि आपको टाइम से क्लास मिल सके और आप लोग अपनी स्टडी को फॉलो कर सको, क्योंकि आप लोग एक भरोसे के साथ हमसे जुड़े हुए हो। तो उस भरोसे के लिए चाहे रात की नींदें भी क्यों ना हराम करनी पड़ेगी और करेंगे। लेकिन बस एक छोटी सी चीज़ें तो चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लिया करो, दोस्तों के साथ भी शेयर कर दिया करो कि हाँ भाई इस चैनल पर आप पढ़ सकते हैं, अच्छी तरीके से पढ़ा रहे हैं नहीं पढ़ा रहे हैं, ये आपके फीडबैक के ऊपर डिपेंड करेगा। और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक जरूर कर दिया करो, लाइक करने में कोई दिक्कत नहीं होती है, हम लोग को थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहता है। क्वेश्चन पे आते हैं हम। अप्रैल 2024 में भारत की पहली स्वदेशी जीन थेरेपी CRT सेल थेरेपी का शुभारंभ हुआ। इसके बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए इसे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT मुंबई और टाटा मेमोरियल अस्पताल के समन्वय से डेवलप किया गया। बिल्कुल सही। इसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नहीं बल्कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किया था। ठीक है, तो इसलिए दूसरा गलत हो गया। CAR यानी कि CAR इस तरीके से लिख सकते हैं, टी सेल थेरेपी का तात्पर्य है काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी। बिल्कुल सही है। और यह एक प्रकार की कैंसर इम्यूनोथेरेपी है जो कैंसर कोशिकाओं का पता लगाने, उन्हें नष्ट करने की क्षमता बढ़ाने के लिए रोगी की स्वयं की टी कोशिकाओं का उपयोग करती है, यानी लिम्फोसाइट जो टी सेल होते हैं उन्हीं का प्रयोग करती है। तो दूसरा वाला गलत है कि प्रधानमंत्री जी ने नहीं बल्कि राष्ट्रपति महोदय ने, द्रौपदी मुर्मू जी ने इसका उद्घाटन किया। अगला प्रश्न है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 61 को देख लेते हैं। मैन 5CV वैक्सीन जिसे हाल ही में विकसित किया गया, कौन सा कथन सही है? तो मैन 5CV वैक्सीन बनाने वाला विश्व का पहला देश नाइजीरिया बन गया, जो कि अफ्रीकी कॉन्टिनेंट में। यह वैक्सीन मेनिंजाइटिस रोग को रोकने में सक्षम है। बिल्कुल सही बात है। मेनिंजाइटिस रोग में मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के आसपास की झिल्लियों में खतरनाक सूजन आ जाती है, जो इसकी प्रोटेक्शन करती है ना, उनमें सूजन आ जाती है। और WHO ने 2030 तक मेनिंजाइटिस को पूर्णतः समाप्त करने का लक्ष्य रखा है। यह भी बात सही है, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कई बार गर्म पानी या चाय डालने पर कांच के गिलास चटक जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। गर्म पानी या चाय डालने पर कांच के गिलास की भीतरी और बाहरी सतह का प्रसार होता है। गलत बात। आप देखो कि अगर आप कांच की बोतल लीजिए और उसमें गर्म खौलता हुआ पानी या चाय डाल दीजिए तो क्यों फूट जाती है? क्योंकि अंदर तापमान बढ़ने से ये बाहर की ओर प्रसारित होती है और बाहर की ओर प्रसारित होते ही टूट जाती हैं। तो इसी को कहा जाता है कि टूटने की प्रक्रिया होगी। ठीक है, तो इसे बाहरी सतह की ओर प्रसार होता है। लेकिन अगर आप देखो कि भीतरी और बाहरी सतह का प्रसार होता है तो नहीं, बाहर की सतह कहीं नहीं जाती, बस भीतर की सतह बाहर आती है, इसलिए दूसरा गलत हो गया। तो इस आधार पे आपका सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, प्राथमिक इंद्रधनुष के संदर्भ में, क्योंकि इंद्रधनुष बनने की प्रक्रिया में 2 बार इंद्रधनुष बनता है। पहली बार जब बनता है तो लाल रंग की पट्टी बाहर की ओर और बैंगनी रंग की पट्टी अंदर की ओर आती है, और इसमें सूर्य की किरणों का 2 बार अपवर्तन, लेकिन 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होता दोस्तों, एक बार होता है। ठीक है, TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो एक बार होता है प्राथमिक इंद्रधनुष में। तो दूसरा गलत है, केवल पहला सही हो जाएगा। लेकिन जब द्वितीयक इंद्रधनुष बनता है तो वहां पे ये प्रक्रिया चेंज हो जाती है कि बैंगनी रंग क्या होता है, बाहर की ओर जाता है, और लाल रंग अंदर की ओर आता है, और 2 बार अपवर्तन और 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। लेकिन यहाँ प्राथमिक के लिए पूछ रहा है तो प्राथमिक के लिए एक ही बार आंतरिक परावर्तन होता है, इसलिए केवल पहला सही है, दूसरा गलत है। अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं? तेल उत्पादक केंद्र है
और तेल के क्षेत्र हैं। तो रुद्र सागर लकवा की बात कर लें तो दोस्तों ये पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र में नहीं आता, ये ब्रह्मपुत्र घाटी में आता है। कहाँ पे? पूर्वोत्तर भारत में ब्रह्मपुत्र घाटी में। वहाँ पे अन्य घाटियां भी हैं, जैसे सुरमा घाटी हो गई, नाहर कटिया हो गई, डिगबोई हो गई, ये सभी हमारे तेल उत्पादक क्षेत्र हैं। जो रुद्र सागर लकवा वगैरह ये सभी ब्रह्मपुत्र घाटी में आते हैं। जबकि ढोलका की बात करें गुजरात में है, नरीमनम की बात करें तो ये पूर्वी अपतटीय क्षेत्र में है। तो यहाँ पे सही कौन सा नहीं है? केवल पहला वाला सही नहीं है, बी ऑप्शन हो गया। अगला प्रश्न है छोटा नागपुर पेटी के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो भाई अगर हम देखें इस पेटी के अंतर्गत झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल को समाहित किया था, बिल्कुल सही बात है। और यह पेटी मुख्यतः प्राचीन नीस और ग्रेनाइट सैलों से निर्मित है, यह भी सही है। इस पेटी को भारत की लौह और इस्पात पेटी कहते हैं, यह भी सही है। आगे देखते हैं, यहां देश का लगभग 100% काइनाइट और 80% लौह अयस्क पाया था। नहीं, तो 100% नहीं पाया था, बल्कि 93% पाया था काइनाइट और लगभग 84% लौह अयस्क पाया जाता है। इसलिए चौथा स्टेटमेंट गलत है, तो केवल 1, 2, 3 आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के बारे में। तो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के बारे में पहले आपको मैं बता दूं कि नॉर्थ गोलार्ध में इसकी जो हवा की डायरेक्शन होती है वो होती है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। और जो साउथ गोलार्ध में अगर आप देखोगे तो वहां पे होती है क्लॉकवाइज इसकी डायरेक्शन। क्लियर? आप पढ़ते हैं स्टेटमेंट। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात कम दबाव वाले उग्र मौसम तंत्र हैं जो 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर 30 डिग्री साउथ के बीच उत्पन्न होते हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि तभी तो इनको उष्ण कटिबंधीय जोन कहा जाता है ना, वहां पे उत्पन्न होते हैं। अगला प्रश्न, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात एक ऊष्मा इंजन की तरह होता है जिसमें ऊर्जा समुद्र सतह से प्राप्त जलवाष्प की संघनन प्रक्रिया में छोड़ी गई गुप्त ऊष्मा से प्राप्त होती है। तो बिल्कुल सही बात है, जैसी गुप्त ऊष्मा समाप्त होगी वहीं पे चक्रवात समाप्त हो जाएगा, यानी चक्रवात की मृत्यु हो जाएगी। अगला प्रश्न है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन से शहर देश की राजधानी सुमेलित नहीं है? तो नाइजीरिया की बात करें तो इसकी राजधानी अबूजा है। अंगोला की बात करें दोस्तों तो इसकी राजधानी लुआंडा है। क्या होती है इसकी राजधानी? लुआंडा, ठीक है, ये रही लुआंडा। जबकि बमाको की बात करें तो बमाको आपके माली देश की राजधानी, इसलिए दूसरा गलत है। बोत्सवाना की राजधानी गैबुरन और जाम्बिया की राजधानी लुसाका, तो दूसरा गलत हो गया। अगला प्रश्न है, भारत के विभिन्न दर्रों को उत्तर से दक्षिण क्रम व्यवस्थित करें। तो बांगगला और खारदुंगला ये दोनों लद्दाख में आते हैं, जबकि सिपकिला और बड़ा लाचला ये दोनों हिमाचल प्रदेश में आते हैं। लेकिन सबसे उत्तर में खारदुंगला होगा, फिर उसके नीचे बांग्ला, फिर बड़ा लाचला, फिर सिपकिला। इस आधार पे 4, 3, 2, 1 ए ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कृष्णा की सहायक नदी तुंगभद्रा के संदर्भ में कौन से कथन सही है? तुंग और भद्रा नदियां सिमोगा के पास मिलकर तुंगभद्रा नदी का निर्माण करती हैं, बिल्कुल सही बात है, ये तो इसी नाम से करती हैं। और यह पश्चिमी घाट के गंगा मूलक या गंगा मूला नामक स्थान से निकलती है, यह भी सही है। तुंगभद्रा नदी को रामायण काल में पंपा नाम से जानते थे, यह भी सही है। यह आंध्र प्रदेश के गोंडी मल्ला नामक स्थान पर कृष्णा नदी से मिलती है, यह भी सही है। तो चारों स्टेटमेंट सही है, अर्थात तुंगभद्रा आपके आंध्र प्रदेश में आके कृष्णा नदी से मिलती है। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है 70, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, मिस्र आदि देशों की सीमा भूमध्य रेखा को, भूमध्य सागर को स्पर्श करती है क्या? बिल्कुल सही बात है, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, मिस्र ये सभी भूमध्य सागर के तट पे स्थित है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, सूडान, इथोपिया, इरिट्रिया, जिबूती की सीमा लाल सागर को स्पर्श करती है। तो यही मिस्टेक कर जाओगे, क्योंकि इथोपिया क्या है? लैंड लॉक्ड कंट्री है, बल्कि लाल सागर को सूडान, इरिट्रिया, जिबूती के साथ साथ मिस्र का भी आप नाम लिख सकते हो, ये लाल सागर को टच करते हैं, लेकिन इथोपिया नहीं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आप देखोगे तो इथोपिया आपका अंदर है, ठीक है, जबकि बॉर्डर पे कौन है? आपको सोमालिया देखने को मिल जाएगा, जिबूती देखने को मिल जाएगा, इरिट्रिया देखने को मिलेगा, लेकिन आपका इथोपिया लैंडलॉक्ड है, ये अंदर है, लाल सागर से कनेक्ट नहीं होता है, इसीलिए केवल पहला ही सही है। अगला प्रश्न है, जैव विविधता के संबंध में जैव विविधता के मापन के लिए अल्फा विविधता, बीटा विविधता और गांव विविधता का विभाजन आर.एच. व्हिटेकर ने किया था। बिल्कुल, व्हिटेकर महोदय ने 1972 में किया, पहला सही है। किसी विभिन्न क्षेत्रों में जैव विविधता के तुलनात्मक अध्ययन में बीटा विविधता सहायक होती है? नहीं, जब जैव विविधता का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं ना तो अल्फा विविधता इंपॉर्टेंट होती है, बीटा नहीं, तो इसलिए केवल पहला सही है। राइन नदी के बारे में देखते हैं कौन सा कथन सही नहीं है। यह आल्प पर्वत से निकलती है और उत्तरी सागर में मिल जाती है, ठीक है, राइन नदी बिल्कुल सही है। और राइन नदी स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, नीदरलैंड से होकर गुजरती है, यह भी सही है। यह भ्रंश घाटी में बहती है, यह भी सही है। यह कुछ दूर तक जर्मनी और ऑस्ट्रिया के साथ सीमा बनाती है, तो नहीं दोस्तों, ऑस्ट्रिया के साथ नहीं बनाती है, बल्कि फ्रांस के साथ सीमा बनाती है। किसके साथ? फ्रांस के साथ, तो इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे गलत हो गया। अगला प्रश्न है, रूस के मैग्निटोगोर्स्क शहर के संदर्भ में यह नगर यूराल श्रेणी के उत्तरी भाग में स्थित है? तो नहीं, दक्षिणी भाग में। जो यूराल पर्वत होता है, जो एशिया और यूरोप के बीच में बाउंड्री शेयर करता है, उसके दक्षिणी भाग में देखने को मिलेगा, तो पहला गलत हो गया।
और यहाँ पे उच्च गुणवत्ता युक्त लौह अयस्क भंडार एवं लौह इस्पात उद्योग प्रसिद्ध है, ये सही है, दूसरा वाला तो सही है, 73 का बी। अगला प्रश्न है प्रथम कर्नाटक युद्ध के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहले आपको यह पता होना चाहिए कि पहला कर्नाटक वॉर कब हुआ, 1746 से लेकर 1748, और इस दौरान कौन भारत का शासन कर रहा था, यानी कि कौन गवर्नर जनरल था, इस तरीके से। हालांकि गवर्नर जनरल तो होगा नहीं, 1773 में आए थे वो, तो चलो इसको छोड़ दो। तो ये पता चला यह युद्ध यूरोप में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का विस्तार मात्र था, बिल्कुल सही बात है, यही इसका कारण था। और इस युद्ध में दौरान फ्रांसीसियों ने क्या किया, मद्रास पे कब्जा कर लिया, इसलिए अंग्रेज नाराज हो गए, यह भी सही है। सेंट थॉमे के युद्ध में डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने कर्नाटक के नवाब की सेना को पराजित कर दिया था, तो ऐसा नहीं है। हालांकि सेंट थॉमे का जो युद्ध है वो 1748 में हुआ था, लेकिन यहाँ पे डुप्ले नहीं था, बल्कि कौन था, कैप्टन पैराडाइज। क्या है, कैप्टन पैराडाइज का नाम रहेगा, ये फ्रांसीसियों का नेतृत्व कर रहा था, डुप्ले नहीं कर रहा था। तो यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। और यह युद्ध एक्स ला सैपल की संधि से समाप्त हुआ, जो कि यह संधि 1748 में होती है, और इस संधि के बाद मद्रास अंग्रेजों को वापस दे दिया गया, और वहीं बदले में फ्रांसीसियों को क्या मिला, लुईबर्ग मिला। लुईबर्ग कहाँ पे, यूएसए, क्योंकि यूएसए में भी तो फ्रांसीसियों का कहीं ना कहीं मामला चल रहा था, तो फ्रांसीसियों को लुईबर्ग वहां पे वापस मिल गया अंग्रेजों से, और यहां अंग्रेजों को क्या मिल गया, मद्रास वापस मिल गया। अगला प्रश्न है यहाँ पे, मराठा काल में मोकास क्या था दोस्तों। तो अगर आप देखोगे, चौथ जो वसूली जाती थी, ठीक है, चौथ क्या होती थी, पड़ोस के जो क्षेत्र होते थे, पड़ोसी जो साम्राज्य होते थे, उनको मराठा साम्राज्य से सुरक्षित रखने के लिए ये वसूला जाता था चौथ। और चौथ में भी अगर आप 100% के चौथ को अगर आप बंटवारा करोगे, तो आप यहाँ पे देखोगे कि 25% तो राजा के लिए सुरक्षित रखा जाता था, जिसको हम बाबती कहते थे। क्या कहते थे, बाबती, यानी छत्रपति से अपने पास रख लेते थे। चौथ का 6% सचिव को दिया जाता था, जिसके लिए हम लोग क्या कहते थे, सहोदरा कहते थे, सहोदर या सहोदरा कहते थे। और चौथ का 3% भाग जो राजा की इच्छा पर निर्भर था, इसको हम नादगोंडा कहते हैं, जो डिपेंड करेगा कि छत्रपति किसे देगा। और चौथ का 66% भाग जो मराठा सरदार को घुड़सवार रखने के लिए दिया जाता था, इसी को हम मोकास कहते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, डी हो जाएगा, मोकास। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी शासनकाल में अनेक समितियों का गठन किया गया, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। निकोलसन समिति की बात करेंगे, जिसको 1892 में गठित किया गया था। तो ये आपके कीमतों के उतार चढ़ाव से संबंधित नहीं थी, क्योंकि कीमतों के उतार चढ़ाव से संबंधित 1915 में एक दत्ता समिति गठित की गई थी, जबकि निकोलसन समिति किसके लिए थी, सरकारी जो सहकारी संस्थाओं के संबंधित मुद्दे थे, इन पर रिपोर्ट देने के लिए गठित किया गया था। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन की सरकार ने मार्च 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन भारत भेजा, सही है। जापान की लगातार बढ़ती हुई शक्ति से चिंतित अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चीन ने ब्रिटेन पर भारत को स्वतंत्र करने का दबाव डाला था, यह भी सही है। तो एक ऑप्शन सही हो जाएगा, ये ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, बेवेल योजना। बेवेल योजना को जो 14 जून 1945 को गवर्नर जनरल बेवेल ने प्रस्तुत की थी, कौन से प्रावधान शामिल हैं। तो देखिए, वायसराय की कार्यकारिणी में वायसराय तथा कमांडर इन चीफ को छोड़कर सभी सदस्य भारतीय होंगे, पहला स्टेटमेंट सही है दोस्तों। प्रतिरक्षा मंत्रालय को छोड़कर समस्त विभाग भारतीयों को दिए जाएंगे, बिल्कुल दूसरा भी सही है। कार्यकारिणी में मुसलमान सदस्यों की संख्या हिंदुओं के बराबर होगी, यही गलत है, हिंदुओं के बराबर नहीं बल्कि सवर्ण हिंदुओं के बराबर होगी। और यही वजह है कि मुसलमानों ने इसका विरोध किया, मुस्लिम लीग ने, कि भाई सवर्ण हिंदू का क्या मतलब है, आप हिंदू और मुस्लिम की बराबर कर दो, सीधी सीधी बात है। तो इसी वजह से यहां पर ये फेल हो गया, तो तीसरा गलत हो गया। और युद्ध समाप्त होने पर भारतीय स्वयं ही अपना संविधान बनाएंगे, ये बात सही है। तो 1, 2, 4 सही है, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना 1940 में सोमेंद्रनाथ टैगोर ने की थी, गलत बात है, ये आपके एम एन रॉय जी ने की थी। किसने की थी, एम एन रॉय जी ने की थी 1940 में। बोल्शेविक लेनिनिस्ट पार्टी की स्थापना 1941 में एम एन रॉय ने की थी, ये भी गलत है, क्योंकि इस पार्टी की स्थापना आपके इंद्रसेन व अजित राय ने की थी। किसने की थी, अजित राय ने। अगला प्रश्न है, भारत के प्राचीनतम सिक्के और 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से प्राप्त होते हैं, जिन्हें आहत सिक्के कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहता है, न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। और साथ ही साथ अगर आप बात करेंगे आहत सिक्कों की, तो आहत सिक्के चांदी के बने होते थे। किसके बने होते थे, चांदी के बने होते थे, तो पहला तो सही है। और इन्हें आहत इसलिए भी कहते थे क्योंकि ये धातु के टुकड़ों पर पेड़, मछली, सांड, हाथी, अर्धचंद्र आदि किसी वस्तु की आकृति का ठप्पा मारकर बनाए जाते थे, इसीलिए कहा जाता था आहत सिक्के। तो दूसरा भी सही है, पहला भी सही है। अगला प्रश्न है आपका,
गुप्त राजवंश के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 ईस्वी में गुप्त संवत चलाया, बिल्कुल सही। गुप्त संवत का सर्वप्रथम प्रयोग समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में हुआ? नहीं, इसमें नहीं होता, बल्कि किसमें होता है? चंद्रगुप्त द्वितीय के मथुरा अभिलेख में। किसमें होता है? मथुरा अभिलेख में चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा किया गया। तो दूसरा गलत है। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में गंगा अवतरण का उल्लेख मिलता है, सही है। गुप्त शासकों में कुमार गुप्त ने सर्वाधिक अभिलेख और सर्वाधिक प्रकार के सिक्के चलाए, बिल्कुल सही। इसके लगभग 18 अभिलेख प्राप्त होते हैं और 14 प्रकार के इसने सिक्के चलाए थे। तो दूसरा स्टेटमेंट हटा दे तो 1, 3, 4 यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय के संबंध में कौन से कथन सही है? यह बौद्ध शाखा हीनयान की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था? नहीं, महायान शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। तो पहला गलत हो गया। वैन-सांग के समय नालंदा के कुलपति चंद्रकीर्ति थे? नहीं दोस्तों, सीलभद्र थे। ये मैंने पढ़ाया था आपको एंशिएंट हिस्ट्री के नोट्स में, सीलभद्र थे। राहुल मित्र, वीर देवी, चंद्र गोमिन जैसे यहाँ के विद्वान चीन व तिब्बत गए थे? तो ये स्टेटमेंट गलत है, केवल चंद्र गोमिन गए थे, इनमें से ये दोनों नहीं गए थे। और यहाँ पे जो सही स्टेटमेंट होगा, धर्मपाल ने नालंदा का पुनरुद्धार करने के लिए और इसका खर्च पूरा करने के लिए 200 गांव अलग कर दिए थे, यानी 200 गांवों की जो लगान मिलता था वो इसी को दे दिया जाता था, नालंदा से। ये बात बिल्कुल सही है। और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। किसने दोस्तों? कुमारगुप्त प्रथम ने। अगला प्रश्न है, भारत आने वाले विदेशी यात्री निकोलो कोंटी के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह विजयनगर में आने वाला प्रथम विदेशी यात्री था? बिल्कुल सही। यह स्पेन का निवासी था? नहीं, ये इटली के निवासी थे। और ये विजयनगर के शासक देवराज द्वितीय के शासन काल में आए थे क्या? नहीं, ये देवराज प्रथम के शासन काल में आए थे निकोलो कोंटी। इसने विजयनगर कालीन दास प्रथा का वर्णन किया है, तो ये बात तो सही है, इसने इनका वर्णन किया है। तो दूसरा और तीसरा ही केवल गलत है और आपसे गलत पूछ रहा था। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि फतेहपुर सीकरी पत्थर से प्रेम तक एक महान व्यक्ति के मस्तिष्क की अभिव्यक्ति है? तो ये फर्ग्यूसन ने कहा था। अगला प्रश्न है 85, 16वें वित्त आयोग के संदर्भ में 16वें वित्त आयोग की सिफारिश 1 अप्रैल 2027 से प्रारंभ होने वाले वित्त वर्ष से अगले 5 वर्ष के लिए मान्य होगी? तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों, 2026 से शुरू होगी। 26, 27, 28, 29, 30, तो 2030 तक के लिए ये है, लेकिन 26 से शुरू होती है। आयोग का अध्यक्ष नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया जी को बनाया गया, बिल्कुल सही बात है। और केंद्र तथा राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों का उल्लेख संविधान के भाग 11 में नहीं दोस्तों, भाग 11 में विधायी और प्रशासनिक संबंधों का तो उल्लेख है, लेकिन वित्तीय संबंधों का उल्लेख भाग 12 में किया गया। किसमें? भाग 12 में। इस आधार पे केवल सही जो स्टेटमेंट पूछा जा रहा है वो सी हो जाएगा कि केवल दूसरा ही सही है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा में जो मजदूरी दरों को हाल ही में परिवर्तित किया गया, तो इसमें जो मजदूरी दरों पे किस आधार पे संशोधित किया था? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, कृषि श्रमिक पे होता है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई सीडीपी सुरक्षा यानी सीडीपी सुरक्षा के संबंध में कौन से कथन सही है? तो यह क्लस्टर विकास कार्यक्रम के तहत प्रारंभ किया गया डिजिटल प्लेटफॉर्म है, सही है ये भी। इसके माध्यम से बागवानी किसानों को सब्सिडी वितरित की जाएगी, यह भी सही है। यह प्लेटफॉर्म नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से ई-रूपी वाउचर का प्रयोग करके किसानों के बैंक खाते में सीधे सब्सिडी देगा, तो ये भी सही है। तो तीनों ही स्टेटमेंट आपके सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है आपका AIIB के बारे में, एशियाई आधारित संरचना इन्वेस्टमेंट बैंक यानी कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बारे में पूछा जा रहा है। इसका परिचालन जनवरी 2016 से प्रारंभ किया गया, बिल्कुल सही है। इसका मुख्यालय बीजिंग में, यह भी सही है। वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या 100 से अधिक है, बिल्कुल 106 सदस्य हो चुके हैं वर्तमान में इसकी। और इसमें एशिया से बाहर का कोई सदस्य नहीं है, ऐसा नहीं है। एशिया के साथ साथ इसमें विश्व के भी सदस्य शामिल हैं। हालांकि जब इसकी स्थापना की गई थी तो 57 मेंबर्स थे, लेकिन वर्तमान में कितने? 106। और आपको भी पता है कि लगभग 47 देश ही केवल एशिया देशों में आते हैं। तो भाई एशिया से अधिक जब बाहर निकलोगे दूसरे कॉन्टिनेंट में तभी तो आपको मिलेंगे ना, तो इसीलिए एशिया से भी बाहर के लोग शामिल हैं। तो चौथा गलत है, अर्थात बी ऑप्शन हो जाएगा। 1, 2, 3 तीनों सही है। माल के आयात हेतु विदेशी विनिमय की स्वीकृति निम्न में से कौन देता है? विनिमय बैंक देता है, जो कि RBI के द्वारा अधिकृत किया गया है। अगला प्रश्न है, खाद्यान्न उत्पादकता के संबंध में कौन सा कथन सम्मिलित नहीं है? तो 2020-21 में खाद्यान्न उत्पादकता किलोग्राम प्रति हेक्टेयर 2401 नहीं होकर बल्कि कितनी थी? 2394 थी। इतना हमने प्राप्त कर लिया था। अपर्याप्त प्रतिनिधित्व का सिद्धांत किस आर्टिकल में दिया गया है? आर्टिकल नंबर 16(4), जो SC ST को प्रमोशन देने की बात होती है, तो ये पूछा जाता है या देखा जाता है कि भाई इनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व है या नहीं है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में किसका प्रयोग होता है? तो प्लाज्मिड का होता है, किसके लिए? कैंची के रूप में, एक आणविक कैंची के रूप में इसका प्रयोग होता है। भारतीय संविधान में संविधान की व्याख्या करने का अधिकार दिया गया, किसे दिया गया भाई?
भारतीय संविधान में संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसे दिया गया है? तो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को ही दिया गया, यानी हाई कोर्ट को भी है और सुप्रीम कोर्ट को भी, लेकिन ध्यान देना जिला न्यायालय को नहीं है। ठीक है। धातुएं सुचालक होती है क्योंकि भाई धातुएं क्यों सुचालक होती है? क्योंकि ये स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन को रखती हैं अपने पास। अगला प्रश्न यहाँ पे कौन सा सही सुमेलित है? स्ट्रेची कमीशन की बात करें तो स्ट्रेची कमीशन अकाल से संबंधित है, हार्टोग कमीशन शिक्षा से संबंधित है और फ्रेजर कमीशन 1904 में जो था पुलिस सुधार से संबंधित है, यानी तीनों ही सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के संस्कृत संस्थान की स्थापना कब हुई है? तो 1976 में हुई है। मार्स रोग संबंधित है तो मार्स रोग आपके मटर के पौधों से संबंधित होता है। अब देखिए यहाँ पे वन लाइनर प्रश्न है तो इसलिए इसमें कोई ज्यादा डिटेल नहीं है तो मैं नहीं बता रहा हूँ। मगरमच्छ प्रजनन परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? 1975 में की गई थी। सोचिए, मगरमच्छ के प्रजनन की शुरुआत की गई थी। पादप जीवाश्म, जो प्लांट के जो जीवाश्म होते हैं उनका अध्ययन करने वाले को हम क्या कहते हैं, या किसके अध्ययन करते हैं? पेलियोबॉटनी के अंतर्गत किया था। पेलियोबॉटनी के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा देश दोहरे रूप से भू आबद्ध यानी कि दो देशों से घिरा हुआ है? तो लिंचेस्टीन, जो कि ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड से घिरा हुआ दोहरे रूप से। अगला प्रश्न है, वैदिक काल के संबंध में कन्याओं को वैदिक शिक्षा प्रदान की जाती थी? पहला तो सही है। स्त्रियों को राजनीति में भाग लेने का अधिकार था? ये उत्तर वैदिक काल में आते आते जो है कि समाप्त हो चुका था। हालांकि ऋग्वैदिक काल में अगर आप देखोगे तो सभा समिति विदत में इनकी अच्छी स्थिति थी, राजनीतिक गतिविधियों में थोड़ा बहुत भाग ले लेती थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में इनकी पूरी की पूरी जो है कि जो विशिष्टता थी वो समाप्त कर दी गई थी। तो यहाँ पे वैदिक काल कह रहा है, अगर ऋग्वैदिक या उत्तर वैदिक अलग अलग क्लासिफाइड करता तो हम उसी हिसाब से उत्तर देते। तो यहाँ पे दूसरा तो गलत हो गया, तो हम इसे क्या करेंगे, दूसरे वाले को गलत मान लेंगे। और आपसे पूछा क्या जा रहा है, सत्य पूछा जा रहा है ना, तो केवल पहला सही है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। भक्तिकालीन संतों के बारे में बात की जा रही है कि इनके काल क्रम के अनुसार व्यवस्थित करिए। तो अगर आप देखोगे मध्वाचार्य का कार्य जो देखोगे तो 1199 से लेके 1278 तक ये थे माधवाचार्य जी। अगर आप रामानंद की बात करोगे तो 1299 से लेकर 1411 तक थे ये। और अगर आप रामानुजाचार्य की बात करोगे तो 1017 से लेकर 1137 तक, और निम्बार्काचार्य की बात करें तो 1165। तो इस आधार पे आपको डी ऑप्शन मिल जाएगा कि 3, 4, 1, 2। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल में निम्नलिखित में से कौन अश्वशाला का अध्यक्ष होता था? यानी अश्वशाला का अध्यक्ष कौन था? आमीर ए आखुर। जहां पे घोड़े वगैरह रखे जाते थे उसका अध्यक्ष कौन होता था? आमीर ए आखुर। अधिकांश पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के फॉर्म में ग्रहण करते हैं, लेकिन एक पौधा ऐसा है जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट के फॉर्म में नहीं बल्कि अमोनिया के रूप में ग्रहण करता है, और वो अपवाद क्या है? धान का पौधा। तो ध्यान देना, मैक्सिमम तो जितने भी पौधे होते हैं वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट के फॉर्म में कन्वर्ट करके ग्रहण करते हैं, लेकिन धान का पौधा एक ऐसा है जो नाइट्रोजन को क्या करता है? अमोनिया यानी NH3 के फॉर्म में ग्रहण करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कांग्रेस के किस अधिवेशन में ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया? तो 27वां अधिवेशन जो कहां पे हो रहा था? बांकीपुर बिहार में हो रहा था। बांकीपुर बिहार है दोस्तों कि पश्चिम बंगाल? जरा कमेंट करके क्लियर कर देना। और इस समय जो अध्यक्ष थे वो RN मुधोलकर साहब थे। तो इसी में ह्यूम को क्या कहा गया? कांग्रेस का पिता कह दिया गया। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख किसमें किया गया? तो आर्टिकल नंबर 371 में जो विभिन्न राज्यों के लिए विशिष्ट स्पेशल प्रोविजन है, जैसे 371 में महाराष्ट्र के लिए दिया गया है। ठीक है, महाराष्ट्र हो गया। और इसी तरीके से अगर आप 371 ए देखोगे, बी देखोगे, सी देखोगे, सी में जैसे मणिपुर के लिए दिया गया है, और एफ में अगर आप देखोगे तो सिक्किम के लिए दिया गया। तो ऐसे पूछा गया। 370 की बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर से संबंधित था। अगला प्रश्न है, जैनुल आबदीन के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? इसने सती प्रथा को कश्मीर में पुनः अनुमति प्रदान की थी क्या? पुनः अनुमति प्रदान की थी क्या? ठीक है। और वह फारसी में कुतुब के उपनाम से कविताएं लिखता था। तो यहाँ पे दोनों ही बातें सही हैं, न तो एक गलत है न ही दो गलत है, दोनों ही सही है। गांधी शांति अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार की शुरुआत कब की गई सरकार के द्वारा? तो 1995 में की गई थी, जो वैश्विक स्तर पे शांति कार्यक्रम में जो है कि बहुत ही बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है, या यूं कहें कि जो उपलब्धि हासिल करता है। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसमें लगभग 1 करोड़ रुपए और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त की स्थापना कब की गई? 1975 में। निम्नलिखित में से कौन सी जनजातियों में एक हंगेरियन भी कहलाती है? तो इसके लिए आपका सही उत्तर हो जाएगा मग्यार, क्योंकि ये हंगेरी भाषा भी बोलती है। अगला प्रश्न, जनगणना 2011 के अनुसार जनजातियों की संख्या के घटते हुए क्रम में, तो सबसे अधिक जनजातियां सोनभद्र में, फिर बलिया में, फिर देवरिया में घटते हुए जा रही है। वर्तमान में अनिवार्य लाइसेंस के दायरे में किसको रखा गया है?
तो तंबाकू रखा गया, औद्योगिक विस्फोटक, खतरनाक रसायन, इलेक्ट्रॉनिक, एरोस्पेस और रक्षा उपकरण, इनको किसमें रखा गया, अनिवार्य लाइसेंस के दायरे में, जबकि औषधि को अनिवार्य लाइसेंस के दायरे में नहीं रखा गया, इसलिए सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका मालागासी का पठार, ये कहाँ पे दोस्तों मालागासी का पठार, तो ये मेडागास्कर में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हेलसिंकी प्रोटोकॉल के तहत किसकी कमी का प्रयास किया जाता है, तो हेलसिंकी जो प्रोटोकॉल आया था इसका मुख्य उद्देश्य था कि सल्फर के उत्सर्जन को कम किया जाए ताकि एसिड रेन की समस्या को कम किया जा सके। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है, कुछ रचनाएं हैं, निम्नलिखित रचनाओं में से किस एक में शुंग राजवंश के संस्थापक के पुत्र की कहानी है। भाई शुंग राजवंश का संस्थापक कौन था, पुष्यमित्र शुंग था, ठीक है, पुष्यमित्र शुंग, जिसने मौर्य शासक, जो अंतिम मौर्य शासक था बृहद्रथ, ठीक है, उसको मार के मौत के घाट उतार के शुंग वंश की स्थापना कर दी। ठीक, पुष्यमित्र शुंग ने, इसका एक पुत्र था जिसका नाम था अग्निमित्रम, और इसको एक मालविका नाम की लड़की से प्रेम हो गया, तो इनकी एक प्रेम कहानी लिख दी, किसने लिख दी, कालिदास महोदय ने। तो मालविका अग्निमित्रम किसने लिखी, कालिदास ने लिख दी प्रेम कहानी। अगर हम बात करें लीलावती की, जो कि गणित पर लिखी हुई पुस्तक है, ये भास्कराचार्य जी ने लिखी है। स्वप्नवास दत्ता की बात करेंगे तो ये भास महोदय के द्वारा लिखी गई है, ठीक है, और ये किसके द्वारा लिखी गई थी, भास्कराचार्य के द्वारा लीलावती। अगला प्रश्न है, पठार है और उनका देश है जो मिलान करना है। अगर हम बाई पठार की बात करते हैं तो ये आपको अंगोला में देखने को मिलेगा। जास पठार की बात करते हैं तो आपको नाइजीरिया में देखने को मिलेगा। आहगर पठार की बात करें तो ये आपको अल्जीरिया में देखने को मिलेगा। तिबेस्ती पठार की बात करें तो चाड में आपने पढ़ा होगा मेरे साथ वर्ल्ड मैपिंग में, तिबेस्ती पठार। अगला प्रश्न है, अम्ल वर्षा में कौन अम्ल उपस्थित करता है, तो भाई नाइट्रिक अम्ल करता है। नाइट्रिक अम्ल के साथ सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ये सभी अम्ल वर्षा में नाइट्रिक अम्ल पैदा करते हैं, मतलब अम्ल पैदा करते हैं। अगला प्रश्न है, दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में ट्रांस एंडियन रेलमार्ग किन शहरों को जोड़ता है। याद करो जरा वर्ल्ड मैपिंग की क्लास। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, चिली क्या है, आपको कहाँ देखने को मिलेगा चिली, जल्दी बता दो। ये मिलेगा आपको दक्षिणी प्रशांत महासागर में। और एंडियन रेलमार्ग के माध्यम से वलपराइजो से होते हुए अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स तक रेल की कनेक्टिविटी प्रदान करता है, जो दक्षिणी अटलांटिक महासागर में आती है। याद आया कुछ, ब्यूनस आयर्स और वलपराइजो, तो ए ऑप्शन हो गया। तो इसी तरीके से मैंने बताया था कि वर्ल्ड मैपिंग के प्रश्न आपको आराम से एटलस कर लोगे, वहीं से प्रश्न मिल जाएंगे। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, सागरीय तल में उत्थान, मौसमी दशाओं में परिवर्तन, हिमानी का पिघलना। ये आप देखोगे वैश्विक ताप के प्रभाव को इंगित करता है, बिल्कुल सही बात है। अगर आपका ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है तो भाई सागरीय तल यानी कि समुद्र के तल में वृद्धि हो रही है, मौसमी दशाओं में परिवर्तन हो रहा है, और जो हिमानियाँ हैं मतलब कि जो ग्लेशियर है वो भी पिघल रहे हैं, तो उपरोक्त सभी हो जाएंगे। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है, संस्थान और उनके संस्थापक। जैसे आत्मोन्नति समिति की बात करेंगे तो इसके जो संस्थापक हैं, इसकी अगर हम बात करें तो अच्छा यहाँ पूछ रहा कौन सा सही नहीं है, तो विपिन बिहारी गांगुली जी सही है। भारत माता सोसाइटी, जतिन मोहन चटर्जी। इंडिया होम रूल सोसाइटी की बात करेंगे तो ये श्यामजी कृष्ण वर्मा जी ने लंदन में स्थापित किया था, नीलकंठ ब्रह्मचारी से संबंधित है ही नहीं। स्वदेश सेवक गृह, जीडी कुमार ने। चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई क्या है, टेस्ला होती है। अब यहाँ पे इंसुलिन के बारे में बात करेंगे। इंसुलिन के बारे में असत्य कथन को चुने, यह लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं के गामा कोशिका द्वारा स्रावित होती है। नहीं, ये तो बीटा कोशिका द्वारा स्रावित होती है दोस्तों, तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा, इसके अति श्रवण यानी अधिक स्रावित होने से मधुमेह रोग होता है, नहीं। अगर बीटा इंसुलिन का अल्प स्रावित होगा यानी कि कम निकलेगा तो आपको डायबिटीज हो जाएगी। अगर अधिक निकलता तो ये क्या करता है, डायबिटीज को कंट्रोल करता है और ग्लूकोज को भी मेंटेन करता है। तो यहाँ पे कौन सा असत्य कथन है, दोनों ही असत्य कथन है। अगला प्रश्न है, कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है, तो घास, बकरी, मानव, यानी घास पर निर्भर बकरी, बकरी पर निर्भर मानव, तो इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, वर्णांधता रोग से मुख्य रूप से पुरुष प्रभावित होते हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वर्णांधता रोग या किसी भी प्रकार के आनुवंशिक रोगों की जो जनक होती है वो महिलाएं होती हैं, जो एक पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी में ट्रांसफर करती हैं, लेकिन पुरुष इससे हमेशा प्रभावित होते हैं। आप कभी भी देख लो, लोको पायलट, अगर कभी एग्जाम की ट्रेनिंग आपने की हो यार, जब कभी प्रैक्टिकल देने गए हो वहाँ पे उसका मेडिकल चेकअप, तो वहाँ कोई भी लेडीज़ नहीं दिखेगी आपको। बहुत रेयर ही होता है कि लेडीजों में जो बीमारी मिलेगी, सब पुरुष मिलते हैं। और स्त्रियों में यह तभी होता है जब उसके दोनों गुणसूत्रों पे XX प्रभावित होते हैं। जैसे मान लो ये XX है तो XH अगर एक पे है तब तो ये मान लो कि ये बीमारी नहीं फैलाएगी, मतलब बीमारी फैलाने वाली वाहक हो गई। लेकिन अगर इस पे दोनों H हो गए तो इसका मतलब ये स्वयं पीड़ित है। तो ये बातें सही है, लेकिन ये एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे हैं। नहीं यार, ये तो करना चाहिए दोस्तों, बिल्कुल।
चलिए अगला प्रश्न है और हमारा लास्ट प्रश्न है कि विद्युत फ्यूज, जो विद्युत फ्यूज बनाए जाते हैं उनमें किसका प्रयोग होता है? टिन और शीशे का। टिन और शीशे के मिश्रण का प्रयोग होता है, क्योंकि दोस्तों इसका गलनांक सबसे कम होता है, या यूं कहें कि इनका गलनांक बहुत कम होता है। जैसे ही थोड़ा सा वोल्टेज बढ़ता है, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है, ये तार तुरंत फ्यूज हो जाते हैं। वोल्टेज बढ़ते ही ये तार फ्यूज हो जाते हैं, जिससे पूरे के पूरे परिपथ, जो इलेक्ट्रिसिटी आपका परिपथ होता है वो सेफ हो जाता है, क्योंकि पूरी विद्युत कनेक्टिविटी टूट जाती है। और अगर इनका गलनांक मान लो बहुत हाई होता तो भाई जितना 440 वोल्ट का झटका लगता जब इस पे, तब जाके ये गलता। तब तक पता चला ये तो गला नहीं, लेकिन आपके घर के सारे वायर जल गए, खराब हो गए सारे सिस्टम। इसीलिए फ्यूज लगाया जाता है और इनका गलनांक सबसे कम होता है। ठीक, तो ये तो होगा हमारे दोस्तों जीएस के प्रश्न कंप्लीट। अब आपका करंट अफेयर्स है, जो कि आपको पता है जब जनवरी की करंट अफेयर्स आएगी तभी हम लोग करना शुरू करेंगे, क्योंकि आपको अक्टूबर के लिए 9 से 10 महीने का करंट अफेयर्स काफ़ी है। पुराने करंट अफेयर्स को पढ़ने का कोई मतलब नहीं होता है। फिर भी अगर आपको पढ़ना हो तो पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे पोस्ट कर देता हूँ, वहाँ से डाउनलोड कर लो और वहाँ से आपको आंसर की भी मिल जाएगी। आप वहाँ से इसकी खुद ही करंट अफेयर्स की क्लास कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना दोस्तों, जरूर से जरूर कर देना। इस समय बहुत मेहनत करके हम टेस्ट पेपर आपके लिए तैयार कर रहे हैं, इसकी पीडीएफ को तैयार कर रहे हैं, तब जाके आपको ये कंटेंट अच्छी तरीके से मिल पा रहा है। और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, ठीक है। चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो के नीचे है टेलीग्राम चैनल का लिंक, वहाँ पे पीडीएफ मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।